प्रेक्षेप है उसमें गिनती के 10-15 सवाल होते हैं टोटली, बाकी सारे के सारे सवाल किसमें? ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में। ऑर्थोग्राफी का मतलब है जहां पर जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें 90 डिग्री के कोण से आती है। कितना डिग्री कोण से आती है? 90 डिग्री। जैसे ये है मेरे पास कोडिंग पड़ा, या ये रहा पानी की बोतल है, 90 डिग्री से इस पर यहां पर 90 डिग्री से प्रकाश की किरण आती है। ऊपर से यदि 90 डिग्री से आएगी तो ये हमारे पास क्या दिखेगा? केवल भाई आयत। सामने से 90 डिग्री से आएगी तो भी हमारे पास क्या दिखेगा भाई? आयत। हेलो, हाँ भाई। तो ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में 90 डिग्री एंगल आता है। 90 डिग्री के एंगल से इस पोडियम के ऊपर से प्रकाश की तरंग आएगी, क्या बनेगा? आयत। सामने से 90 डिग्री से आएगा तो भी क्या बनेगा? आयत। साइड से भी 90 डिग्री से आएगा, क्या बनेगा? आयत। तो ये तो कहलाती है ऑर्थोग्राफी। लेकिन चित्रीय प्रेक्षेप किसे कहते हैं? जिसमें जैसे मैं यहां से देख रहा हूं तो मुझे ये ना, ये ऊंचाई भी दिख रही है, चौड़ाई भी दिख रही है, लंबाई भी दिख रही है, तीनों दिख रही है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों दिख रही है, वो कहलाता है चित्रीय। जिसमें केवल दो ही भुजा दिखे है, वो हमारे पास कौन सी कहलाएगी? ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। यानी कि या तो लंबाई इंटू चौड़ाई दिखेगी, या चौड़ाई इंटू ऊंचाई, या लंबाई इंटू ऊंचाई। इसी से हम बनाएंगे फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू। और हम देखेंगे उनकी संख्या कितनी क्या होती है, क्या कैसे संख्या होती है। अब जैसे मान लो कि मेरे पास ये पानी की बोतल है, अब इस बोतल के मैं प्रकाश इधर पास में रखूं, कि मान लो मैंने ले लिया, सर्च लाइट ले लिया हाथ में, और यहां पे इसके ऊपर लाइट डालूं, तो सामने पर्दे के ऊपर एक इसका बनेगी छाया, तो छाया क्या बनेगी? बड़ी। और मैं लाइट जितनी दूर ले जाऊंगा छाया क्या बनेगी? छोटी। और पास में लाऊंगा तो छाया क्या बनेगी? बड़ी। ठीक है। और यहां पर जो छाया बनेगी किस कारण से? कारण यह है कि यह है ना प्रकाश की किरणों को रोक देगा। लेकिन किनारे के पास से टकरा के प्रकाश की किरणें पर्दे पर जाएगी, तो किनारे वाली तो सारी दिख जाएगी। जो किनारों से टकरा के गए उन सभी बिंदुओं को मिलाया तो क्या बन गया भाई? एक चित्र बन गया। वही हमारे पास कहलाता है प्रोजेक्शन। उसे हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्शन। जिस तल पर बनेगा उसे प्रक्षेप का तल कहते हैं भाई, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल तल हो जाएगा। तो ये हमारे पास प्रोजेक्शन का क्या कहलाएगा? तल कहलाएगा। ओके, क्या आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं ज्यादा तो सही है ना, ऑनलाइन वालों को कैसे ज्यादा आएगी? वो तो सही आती है। तो तुम्हारा नहीं, मैं तुमका कह रहा हूं, तुम्हारा ठीक है। तो ये हमारे पास है प्रोजेक्शन के बारे में। अब हम प्रोजेक्शन के बारे में एक एक चीजों को देखेंगे। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन के बारे में समझना है। सबसे अभी लिखना, आप लिखना ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी तक कुछ नहीं लिखना, पहले तो बेसिक बेसिक बातें होती है कि किसी ऑब्जेक्ट की ड्राइंग पेपर या स्क्रीन या सतह पर बनाकर फोटोग्राफी द्वारा चित्रण करने को ऑब्जेक्ट का क्या कहते हैं? प्रेक्षेप। जो शीट होगी उसे प्रेक्षेप तल कहेंगे। और जो जहां से देखा जाता है, जैसे मान लो इस पानी बोतल में यहां से देख रहा हूं, मैं क्या कहलाऊंगा? ऑब्जर्वर। या सर्च लाइट होगी, वो क्या कहलाएगी? ऑब्जर्वर। तो वो कहलाएगी ऑब्जर्वर। और ये तो बाहर की सतह के विभिन्न बिंदु है ना, कोने, उनको मिलाने पर तल पर एक जो लाइन खींचेगी, वही हमारे पास प्रोजेक्शन बनेगा। ऐसा है कि ये रखा हुआ एक क्यूब है, क्या रखा हुआ है? क्यूब। ये कोई व्यक्ति इस क्यूब को यहां से देखता है तो तल पर क्या बनेगा? प्रोजेक्शन। तो जिस तल पर बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? प्रेक्षेपण का तल। उस तल को हम क्या कहेंगे? प्रेक्षेपण का तल। ठीक है, ओके। और जो हमारे पास ये एक गन है, इसके इस कोने से टकरा के तरंग निकली, इस कोने से टकरा के निकली, इससे टकरा निकली, इससे टकरा निकली, तो यहां पर इन लाइनों को मिलाया तो हमारे पास एक व्यू बन गया, नहीं बन गया? ये हो गया दृश्य। सामने है तो फ्रंट व्यू, ऊपर से देखोगे तो टॉप व्यू, साइड से देखोगे तो साइड व्यू। तो व्यू कहां पर बनेगा? तल पर। व्यू कहां पर बनेगा? व्यू बनेगा तल पर। ठीक है। और यह है वस्तु, यह है व्यू, यह है प्रेक्षेप का तल। और जो लाइनें जा रही है इसे कहते हैं प्रोजेक्टर से या प्रोजेक्टाइल लाइन। या लाइन ऑफ साइट का मतलब होता है सीधी जानी। लाइन ऑफ साइट का मतलब मुड़ी भी नहीं होनी। तो दृश्य रेखा हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा होती है। अच्छा, अब देखो हमारे पास प्रेक्षेप होते हैं मुख्य रूप से दो प्रकार के। एक होता है चित्रित और एक होता है लंबकोणीय। चित्रीय प्रेक्षेप होते हैं तीन प्रकार के: अक्ष, परिमाण, त्रियक और संदर्भ। इनके अंदर और वर्गीकरण है। लंबकोणीय ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन कितने प्रकार के? दो। एक है फर्स्ट एंगल, एक है थर्ड एंगल। और अपने यहां पर इंडिया में कौन सा चलता है? फर्स्ट एंगल। अमेरिका में चलता है थर्ड एंगल। तो फर्स्ट एंगल, थर्ड एंगल, इन प्रोजेक्शन के बारे में हमें देखना है। अब आता है हमारे पास कि चित्रीय प्रेक्षेप के अंतर्गत क्या होता है? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों एक साथ दिख रही है। साइड में देखो, इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सीधी दिख रही है तीनों। जिसमें केवल लंबाई या चौड़ाई दो ही दिखे तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? वो हमारे पास कहलाएगा लंबकोणीय। उसे हम क्या कहेंगे भाई? लंबकोणीय। यानी उसे हम कहेंगे लंबकोणीय। और हम आज चित्र नहीं पढ़ेंगे, लंबकोणीय ही पढ़ेंगे। ये लो देखो, लंबकोणीय प्रेक्षेप पढ़ना है तो हमारे पास ये लो, लंबकोणीय प्रेक्षेप पढ़ना है तो सबसे पहले हमें आना पड़ता है तल पर, जिसके बारे में सारी चीजें हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक तल होता है। जैसे मेरे पास मान लो ये मोबाइल है तो ये हॉरिजॉन्टल है। ये क्या हो गया? हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब क्षैतिज तल। और एक दूसरा जो तल है इसके 90 डिग्री कोण बनेगा, वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर। तो हॉरिजॉन्टल के साथ में 90 डिग्री बनेगा तो मेरे पास क्या कहलाएगा? वर्टिकल। तो ये हो जाएगा वर्टिकल। तो एक हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा होगा वर्टिकल। ठीक है। हॉरिजॉन्टल नीचे वाला तल है कि नहीं है? नीचे वाला तल है। तो जब कभी भी इसके ऊपर कोई व्यू बनेगा तो ऊपर से देखोगे तभी तो इसके ऊपर व्यू बनेगा। और ऊपर से देखोगे कहां से? देखोगे टॉप से। तो यहां पर व्यू कौन सा बनेगा? टॉप व्यू। कौन सा व्यू बनेगा? टॉप व्यू। और टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या होता है? प्लान। आप मकान का प्लान बना के लाते हो तो उसको ऐसे नहीं देखना होता, ऐसे तो देखना होता है कि भाई कमरा किधर है, किचन किधर है, बाथरूम किधर है, ऐसे खड़ा करके थोड़ी देखना होता है। प्लान होता है, वो टॉप व्यू बनता है। यानी कि ऊपर वाली छत हटा दी जाए तो ऊपर आकाश से फोटो खींचे तो कैसा फोटो आएगा? वही तो होता है टॉप व्यू। वही मकान का सबसे पहले नक्शा बनाया जाता है, क्या होता है? टॉप व्यू। ठीक है। और जब मकान के सामने वाला जो चेहरा होता है उसको क्या कहते हैं? एलिवेशन। तो एलिवेशन हमारे पास क्या हुआ भाई? फ्रंट व्यू। आप ऐसे देखोगे एलिवेशन इसके ऊपर बनेगा तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू को हम क्या कहते हैं? एलिवेशन। और टॉप व्यू को हम क्या कहते हैं? प्लान। मकान में वास्तव में समय से होता है और उसी को ध्यान रखना, एलिवेशन किसे का, प्लान किसे का। तो हॉरिजॉन्टल प्लान होता है एचपी। हॉरिजॉन्टल तल है, क्षैतिज तल है। क्षैतिज तल पर क्या बनेगा? टॉप व्यू। और वर्टिकल प्लेन पर कौन सा बनेगा? फ्रंट व्यू। और फ्रंट व्यू का दूसरा नाम क्या होता है? एलिवेशन। और टॉप व्यू का दूसरा नाम क्या है? प्लान। अब यहां तक तो मेरे हिसाब से आप कंफ्यूज होंगे नहीं। अब जब कभी आप इनको देखते हैं थोड़ा ध्यान से तो आप देखते हैं आपके पास टोटल 4 चतुर्थांश है। ये है एचपी। तो ये बताओ एचपी के ऊपर है कि नहीं है? और ये क्या है? एचपी के ऊपर ये क्या है? एचपी के और ये क्या है? ठीक है। और इसमें आप एक लाइन और ये क्या है हमारे पास? वीपी। इधर वाला भाग वीपी के सामने, इधर वाला भाग क्या है? इधर वाला क्या है? अब इसमें आपको कुछ रटना पड़ा क्या? ये तो आपको पता चल गया ना, एचपी और वीपी आपको पता चल जाना चाहिए। एचपी और वीपी पता चल गया? सॉरी ये सामने, तो ये तो आपको पता चल गया।
ये कौन सा चतुर्थांश होता है? ये और ये। बताओ प्रथम चतुर्थांश क्या होता है? तो आप कहेंगे सर एचपी के ऊपर वीपी के सामने। सवाल ये आएगा। सेकंड कहां होता है? एचपी के ऊपर वीपी के पीछे। थर्ड कहां है? एचपी के नीचे वीपी के पीछे। फोर्थ कहां है? एचपी के नीचे वीपी के सामने। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश 0 से 90 डिग्री, द्वितीय चतुर्थांश 90 से 180, तृतीय चतुर्थांश 180 से और चतुर्थ 270 से। एचपी हमारे पास क्या कहलाता है? क्षैतिज तल। एचपी क्या होता है? क्षैतिज, हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्षैतिज तल। वीपी क्या होता है? वर्टिकल प्लेन यानी कि ऊर्ध्वाधर तल। क्षैतिज तल पर क्या बनेगा? टॉप व्यू, और जो वर्टिकल प्लान पर क्या बनेगा? फ्रंट व्यू। अब ये तो वर्टिकल प्लान है। अब देखो कि मामला ऐसा है कि तीसरा और आ जाए। ये हमारे पास दो भाग है, ये है एचपी, ये सामने क्या हो गया? वीपी। और एक मैं लंबवत रूप से एक इसको ले लेता हूं, और जो हमारे पास इनके लंबवत ये रहा, एक और लंबवत है ना, इसके लंबवत है नहीं है, नीचे वाले लंबवत है नहीं है, ये दीवार, इस देखो तल का ये लंबवत है नहीं है, पीछे वाली दीवार का लंबवत है नहीं है। तो इस पर जो प्लान बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? इसको कहेंगे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। मतलब इस क्षैतिज तल के लंबवत है तो वर्टिकल तो कह लिया, लेकिन क्षैतिज तल के सही वर्टिकल प्लेन तो पीछे वाला। तो ये साइड में बना नहीं बना, इसे सहायक वर्टिकल कह देंगे, सहायक ऊर्ध्वाधर तल। और यही दीवार थोड़ी सी झुकी होती तो कहता है सहायक तल। पूरी 90 डिग्री होगी तो क्या कहूंगा? सहायक ऊर्ध्वाधर तल। और थोड़ी सी झुक जाती ऊर्ध्वाधर नाम हट जाता। ऊर्ध्वाधर नाम कब आता है? जब टोटल 90 डिग्री होता है। थोड़ी सी झुक जाती में क्या कहता? सहायक तल। और सहायक तल कितने हो सकते हैं? कितने भी हो सकते हैं। सहायक तल की कोई गिनती थोड़ी हो सकती है। सहायक तल 5 डिग्री 10 डिग्री 15 डिग्री कितने डिग्री पर झुको, सारे तल कौन से कहलाएंगे? सहायक। तो हमारे पास दो तल होते हैं निश्चित, एक होता है क्षैतिज तल और दूसरा होता है ऊर्ध्वाधर तल। अब इन दोनों के लंबवत जो तल होगा, इन दोनों के लंबवत होगा, उसे कहेंगे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लान। ठीक है, इसे कहेंगे ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लान। और यदि मान लीजिए झुका हुआ होगा तो हमारे पास क्या कहलाएगा? सहायक तल। सहायक तल निकलेगा, और वो वर्टिकल तो कह नहीं सकते। यहां तक तो कोई कंफ्यूजन है क्या? ये हमारे पास चार चतुर्थांशों को लेकर मिलकर बना हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप इसको बनाओ, फिर अपन लिखना शुरू करेंगे। इसमें लिखना तो कैसे है आगे जाके, अब लिखो कॉपी में, आराम से पढ़ेंगे आज। अब लिखना है, इसको लिखो से उसको लिखो, आपको तो वही लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे आप? आपके बनाने बनाने मेरे से बनेगा आपसे सीधे लाइन खींचो। ये एचपी और वो वीपी, जो एचपी और वीपी को लाइन मिलाती है वो हमारे पास रेफरेंस लाइन, ग्राउंड लाइन कह दोगे। क्रॉस करते नहीं करते दोनों एक दूसरे से, ऐसा ही दोनों क्रॉस करेंगे तो ग्राउंड लाइन करेंगे। एक कोई हेलो, एक कोई डबल लेके आओ खाली क्यूब आकार का, आयत नहीं घना भैया, लेके आ जाओ क्यूब आकार का। थोड़ा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल में व्यू कैसे बनेगा आपको याद रह जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। तेरे बोलना जरूरी होता है। हो गया भाई। अब इसके अंदर जो थोड़ी जितनी भी पड़ी है वो सब इसके अंतर्गत है, एक एक भाग देखते चलेंगे। और संदर्भ तल अलग से कुछ नहीं है, सब आराम से। प्रोजेक्शन के बारे में हम देखते हैं। लंबकोणीय प्रक्षेप है, तो प्रक्षेप रेखाएं आपस में समांतर हो अर्थात अनंत से आती हो, इसके साथ साथ प्रक्षेप से लंबवत हो, तो इस प्रकार के प्रक्षेप को क्या कहते हैं? लंबकोणीय। लंबकोणीय के बारे में बात हुई कि अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही तो कैसे गिरेगी? लंबवत गिरेगी नहीं गिरेगी? तो लंबवत प्रकाश की किरणें गिरेगी वो हमारे कहलाएगी लंबकोणीय। लंब का मतलब है 90 डिग्री। 90 डिग्री से गिरेगी तो जैसे ये पोडियम है तो ऊपर क्या दिखेगा? लंबाई और चौड़ाई। जैसे आपने देखो फ्रंट व्यू तो ये आएगी लंबाई और एक सामने क्या आएगी? ऊंचाई। तो यही भाग आ रहा नहीं आ रहा? ये देखना है। तो ये टेक्निकल ड्राइंग है, इंजीनियरिंग ड्राइंग में इस प्रकार के प्रक्षेप है जो बीआईएस द्वारा मान्यता प्रदान इसी को की जाती है। और कोई भी चीज की ड्राइंग वास्तविक रूप से किसके द्वारा बनती है? ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के द्वारा। लंबकोणीय प्रक्षेप द्वारा वस्तु को पूर्ण रूप से व्यक्त किया जाता है, तथा इसे पूर्ण रूप से व्यक्त करने तो 2 या 3 दृश्य खींचे जाते हैं। 2 दृश्य भी कई बार खींचे जाते हैं, जैसे बेलन आकृति है तो उसमें दृश्य खींचने कितने? 2। टॉप बनाओगे तो सर्कल बनेगा, फ्रंट व्यू आएगा तो आयत हो जाएगा। शंकु में क्या होगा भाई? टॉप बनाओगे तो सर्कल होगा और फ्रंट व्यू क्या आएगा? त्रिभुज। और घन होता है उसमें एक भी बहुत है, घना भी कितने चाहिए? 2। लेकिन ये 2 से काम सब जगह नहीं चलता है। जहां पर टेढ़ा मेढ़ा मोड़ा जाता है वहां कितने चाहिए आपको? 3 कम से कम। और कई जगह और अलग कट लगे हुए हैं तो 3 से अधिक भी चाहिए होते हैं। मुख्य रूप से जरूरी कितने होते हैं? 2। और सबसे स्टैंडर्ड कितना होता है? 3। ये मोटी मोटी जानकारी 3 साइड देखेंगे मिल जाएगी, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू और साइड व्यू। अब हमारे पास इसके अंदर देखनी है सभी शब्दावलियों के बारे में, तो आप सभी शब्दावली के बारे में देखेंगे तो बोल के वो तो क्या लिखो, शब्दावली लिख लेना। सबसे पहली बात है प्रक्षेप तल की डेफिनेशन रूप में पूछी जाती है, यहां से सवाल बहुत बनेंगे और आपको कोई सवाल एक्स्ट्रा नहीं है। जो ड्राइंग को समझना है तो ये ऑर्थोग्राफी को समझना है। तो प्रक्षेप की शब्दावली, वह तल पर जिस पर प्रक्षेप बनता है उसे क्या कहते हैं? प्रक्षेप तल। प्रक्षेप रेखाएं क्या कौन सी कहलाती है? तो मैंने कहा ना एक ऑब्जर्वर था जो तल तक लाइनें जा रही थी, जो रेखाएं थी वो कौन सी है? प्रक्षेप रेखाएं। अब इसके लिए प्रक्षेप रेखा कहां से आ रही है? अनंत पर कोई ऑब्जर्वर है, वहां से जो लाइन आ रही है वो क्या कहलाएगी? प्रक्षेप रेखाएं। तो ये हमारे पास प्रक्षेप रेखाएं हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, तल तक खींची जाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? प्रक्षेप रेखाएं। करो नोट, इनको लिखना आपको, अब बिना लिखे काम कुछ नहीं चलेगा। बुक में से लिखने की आवश्यकता तभी लिखवा रहे हैं भाई। ये लिखोगे समझने लगोगे प्रक्षेप तल क्या होता है, ताकि आगे वाले कैसे समझ में आएंगे। लास्ट में समझना कैसी है, आपको ये कहेगा कोई लाइन है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के लंबवत है लेकिन वर्टिकल प्लेन के समांतर है,
तो आपको ये तल के बारे में लिखा होगा, पढ़ा होगा, तो आपको ज्यादा आराम से समझ आ जाएगा। और ये जो केस है पता नहीं कितने तरह के बनेंगे, तो आपको इसे पता चल जाना चाहिए फ्रंट व्यू कैसे बनेगा, टॉप व्यू कैसे बनेगा, लॉजिक पकड़ना चाहिए। लिख लिया भाई, ठीक है। तो प्रेक्षक रेखाएं कौन सी होती है? ऑब्जेक्ट से तल तक खींची जाने वाली रेखाएं प्रेक्षक रेखाएं या प्रेक्स पी कहलाती है। और यदि आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि भाई प्रेक्षक रेखाएं कौन सी है, तो ये रेखाएं कौन सी है? प्रेक्षक रेखाएं, जो यहां से ऑब्जर्वर से कहां तक खींची जाती है भाई? तल तक। ये जा रही ना, ये हमारे पास क्या कहलाती है? प्रेक्षक रेखाएं। ये प्रेक्षक रेखा को दूसरा क्या कहते हैं भाई? प्रेक्स पी। प्रेक्षक रेखा को दूसरा क्या नाम बोलते हैं? प्रेक्स पी। तो ये हमारे पास है प्रेक्स पी। ओके, अगला हमारे पास होता है स्टेशन पॉइंट। स्टेशन पॉइंट जहां से ऑब्जर्वर देख रहा है उस पॉइंट को क्या कहते हैं? स्टेशन पॉइंट। और ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में स्टेशन पॉइंट कहां होगा? अनंत। लंबकोणीय है तो प्रकाश की तरंग कैसे आनी चाहिए? अनंत। अनंत से आएगी तभी तो 90 डिग्री की कोण पाएगी। अनंत से आने का मतलब है समांतर आएगी। अनंत का मतलब क्या होता है? जैसे समांतर किरणें आपस में मिलती है क्या? नहीं मिलती, लेकिन कहां मिलती है? अनंत पर। तो यदि समांतर आएगी तो कहां पर मानी जाएगी? अनंत पर। ठीक है, चलो भाई। तो हमारे पास जिस बिंदु से कोई ऑब्जर्वर ऑब्जेक्ट को देखने की कल्पना करता है उस स्टेशन पॉइंट को हम क्या कहते हैं? स्टेशन पॉइंट या ऑब्जर्वर आंख कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? स्टेशन पॉइंट या ऑब्जर्वर की आंख कहते हैं। ये ठीक है, इसको बड़ा क्या कर लेते हैं, ज्यादा बड़ा नहीं हो जाएगा। हो गया भाई। तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? स्टेशन पॉइंट या ऑब्जर्वर की आंख कहलाएगा। अगला हमारे पास तल कौन सा होगा? क्षैतिज तल। वह तल जो क्षैतिज के समांतर होता है क्या कहलाएगा? जो क्षैतिज के ऊपर बनेगा तभी तो क्षैतिज के समांतर होगा। यदि मान लो ये क्षैतिज है, इसके ऊपर जो तल बनेगा क्षैतिज के समांतर ही है, वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा? क्षैतिज तल। क्षैतिज तल का नाम क्या होता है? प्लान। क्षैतिज तल का नाम होता है प्लान। ठीक है। ऊर्ध्वाधर तल, वह तल जो क्षैतिज तल के लंबवत हो, वो क्या कहलाएगा? ऊर्ध्वाधर तल। बनाओ भाई, लिखो। ये सब लिखवाएंगे आपसे ताकि आप है ना बाद में तल को लेकर कंफ्यूज नहीं हो। इन्हीं पर भी बनाएंगे। नहीं तो इतने दिन तक इतना ज्यादा जरूरी नहीं था, तो मैंने लिखवाया नहीं। आज लिखवा रहा हूँ और सीधे वही ऑर्थोग्राफी में लिखवा रहा हूँ, तो जरूरी है। क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल पता चल गया। क्षैतिज तल उसे कहते हैं जो क्षैतिज के समांतर है, और जो क्षैतिज तल है उसके साथ 90 डिग्री कोण बनेगा वो वर्टिकल प्लान कहलाएगा, यानी कि ऊर्ध्वाधर तल कहलाएगा। हो गया? ओके। अब हमारे पास आता है अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन या सहायक वर्टिकल प्लेन। यानी कि ये हमारे पास क्षैतिज तल है, इसके साथ 90 डिग्री का कोण बनाए पीछे वाला तल क्या कहलाता है? ऊर्ध्वाधर तल। और इसके साथ 90 डिग्री, दोनों के साथ 90 डिग्री पर जो साइड वाला तल है, एक ये तल रहा और ये इनके साथ ये एक और तल रहा, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। कमरे में ये हमारे पास नीचे वाला फर्श है क्षैतिज है, पीछे वाली दीवार है ऊर्ध्वाधर, साइड वाली दीवार है, ये दोनों साथ 90 डिग्री नहीं है, ये अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल है। ये हमारे पास कहलाता है ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन या सहायक ऊर्ध्वाधर तल। तो वह तल जो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के लंबवत है उसे हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त ऊर्ध्वाधर तल। क्या कहलाएगा? ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। बरोबर। लिख लिया भाई।
आधार रेखा उसे कहते हैं जहां दोनों तल की लाइन आपस में मिलती है, उस रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। इसे एक्स वाई लाइन से भी दर्शाते हैं, और हम सामान्यतः ड्राइंग करते हैं तो एक्स वाई लाइन है जो हमारे पास क्या हो जाती है भाई, संदर्भ रेखा के रूप में भी काम कर लेती है। और संदर्भ रेखा यदि एचपी तल का एचपी की क्या हो गए तो प्लान की वो नीचे वाली हो जाएगी, वीपी के पीछे वाली हो जाएगी, लेकिन दोनों मिलेगी वो हमारे पास कौन सी रेखा कहलाएगी? ग्राउंड लाइन यानी आधार रेखा। लिख लिया? लिखो लिखो लिखो। क्या हुआ? ऑफलाइन क्लासेस चल रही है सर, क्या क्या लग रहा है आपको? एम्स में बहुत भर्ती आई है, बहुत भर्ती आई क्या एम्स में? कब आ गई? 8 पद आए थे इलेक्ट्रीशियन, 8 थे उसमें, एक थे शायद तक 8 पद आए थे, वही थी क्या? आपने किसी ने देखा नहीं होगा। हाँ वो पता नहीं, मुझे याद नहीं, आए 8 थे। संदर्भ तल सामान्यतः प्रेक्षक के लिए दो तलों का उपयोग किया जाता है जिन्हें हम क्या कहते हैं? संदर्भ तल या प्रदान तल कहते हैं। वो एक दूसरे के समकोण पर काटते हैं, और ये देखो इस प्रकार से ध्यान रखो, ये लाइन हमारे पास क्या कहलाएगी? आधार रेखा। ये क्या कहलाएगी? आधार रेखा, ठीक है। और ये जो लाइन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा? संदर्भ तल। ये कौन सा संदर्भ तल है? एचपी का। ये कौन सा संदर्भ तल है? वीपी का। और संदर्भ तल दोनों कहां पर मिलेंगे? आधार लाइन पे। कहां पर मिलेंगे? आधार लाइन पे। तो संदर्भ तल में भी कोई कंफ्यूजन नहीं। आधार संदर्भ का मतलब रेफरेंस, कि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा ना। तो ये तल रेफरेंस है, इसके ऊपर बनेगा प्लान, और ये रेफरेंस है, इसके ऊपर क्या बनेगा? एलिवेशन। तो संदर्भ तल क्या होता है? सामान्यतः प्रेक्षक के लिए दो तलों का उपयोग किया जाता है जिन्हें संदर्भ या प्रदान तल कहते हैं। दो तल कौन से हैं? एचपी और वीपी, और वो एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटते हैं? समकोण। सहायक तल किसे कहते हैं? जो हमारे पास साइड वाला तल है। साइड वाला तल क्या कहलाएगा? सहायक तल। तो कोई भी अन्य तल जो संदर्भ तल के साथ किसी भी कोण पर बना हुआ है क्या कहलाएगा? सहायक तल। और यदि मान लो ये सहायक तल 90 डिग्री पर होता तो सहायक ऊर्ध्वाधर तल ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन कहलाता, और किसी एंगल पर होगा तो केवल सहायक तल कहलाएगा। सहायक व्यू की संख्या मतलब कुल व्यू की संख्या कितनी हो सकती है? अनंत। कितने व्यू बनाना, कौन रोक रहा है? हो गया भाई, ठीक है। हमारे पास साइड व्यू क्या होगा? सहायक तल पर व्यू बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? साइड व्यू। और डाइहाइड्रल किसे कहते हैं? डाइहाइड्रल है, डाइहाइड्रल है, डाइहाइड्रल कहलाते हैं चारों तलों का योग होता है भाई। चारों तल मिलते हैं तो क्या बनाता है? डाइहाइड्रल। डाइहाइड्रल कहते इसे हैं जब क्षैतिज तल ऊर्ध्वाधर तल एक दूसरे को काटते हैं तो चारों जो पाद बनते हैं उसका संयुक्त नाम है वो डाइहाइड्रल के नाम से जानते हैं, जिसे द्वितल भी कहते हैं। जो हमारे पास चारों तलों का संयुक्त नाम क्या होता है? डाइहाइड्रल। ये चारों फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट करते हो ना, तो चारों का संयुक्त नाम क्या कहलाता है? डाइहाइड्रल, ठीक है। बाकी तो आपको समझ आई भाई, करो लिखो। तल जितना भी लिख रहे हो समझ में आ रहा नहीं आ रहा तो दिक्कत है, पूछ लेना, क्योंकि आगे मैं ये बात में बार-बार ये नहीं बोलूंगा सही तल है, इसे समझूंगा। सही तल तो आपको समझ आ गई है ना? यदि जो भी आप लाइन लिख रहे हो जो भी समझ नहीं आए तो पूछ लेना, कोई भी अक्षर इसमें बढ़ते हैं केस सारे, और केस कितने भी नहीं बढ़ेंगे। हो गया भाई, ठीक है।
अब हमारे पास आता है चतुर्थांश। टोटल चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। एचपी और वीपी को काटोगे तो एक दूसरे से काटोगे तो डाइहाइड्रल बनेगा, जिसमें 4 चतुर्थांश बनेंगे। और चतुर्थांश हेडिंग लिखे आप 4 चतुर्थांश के बारे में लिख दो। चतुर्थांश लिखे प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश क्या होगा? दोनों तल को काटोगे क्या बनेगा? चतुर्थांश। और मैंने वही है जो डायग्राम आपको लिखा था, 0 से 90 डिग्री के कोण के मध्य होगा और ऑब्जेक्ट कहां होगा? 37 तल के ऊपर और वीपी के सामने। और ये कौन सा चतुर्थांश है? पहला। ये सब संख्या विभाग है, लिख लो। चतुर्थांश हेडिंग लिखे। चतुर्थांश कितने होते हैं? 4। शब्दावली ध्यान रखनी जरूरी है। आधार रेखा और संदर्भ रेखा एक बार और बता दीजिए। ऐसा है भाई, आधार रेखा और संदर्भ रेखा में इतना फर्क है। ये जो लाइन है वो कौन सी कहलाती है भाई? संदर्भ, रेफरेंस लाइन। ये भी लाइन कौन सी कहलाती है? रेफरेंस। ये हमारे पास एचपी की रेफरेंस लाइन, ये है वीपी की। और दोनों को काटोगे ये रेखा क्या कहलाएगी? आधार रेखा। ये होगा नहीं होगा? तो इसमें कंफ्यूजन है? सही कहां बनेगा? नहीं, सवाल क्या आपका? क्या सवाल है? सही का समझा दूं? देखो ऐसा है, आप लिखो एक लकड़ी का फटा था ना इधर, है? हाँ, ये दो। अब मैं समझाऊंगा कैसे, नहीं तो देखो कि हमारे पास एक होता है एचपी और दूसरा हमारे पास क्या होता है? ये वीपी। ये तो वीपी और ये हमारे पास ऐसा हो गया एचपी, ठीक है? तो ये हमारे पास एचपी है और मैं खड़ा हूं, वो क्या है? वीपी। और यदि मान लो यहां पर बराबर 90 डिग्री के साथ में कोई है जो मेरे साथ इस तल के वीपी के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है और इसके साथ 90 डिग्री का कोण बना रहा है, जब दोनों के साथ 90 डिग्री कोण बना रहा है, इसे हम कहते हैं सहायक ऊर्ध्वाधर तल, ऑक्सिलरी वर्टिकल प्लेन। लेकिन 90 डिग्री हो गया, 80 डिग्री हो गया तो ये क्या कहलाएगा? ये सहायक तल। 70 डिग्री हो गया तो भी क्या कहलाएगा? सहायक तल। 60 डिग्री हो गया तो भी क्या कहलाएगा? सहायक तल। 50 डिग्री हो गया तो भी सहायक तल। और ये सहायक तल 90 डिग्री हो जाएगा क्या होगा? सहायक ऊर्ध्वाधर तल। क्लियर है? ठीक है, हो गया। कुछ नहीं, इसको पूरा समझ नहीं है, आराम से। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन आज हो जाएगा तो फिर बाकी बात भी कर देंगे, इसलिए हमने ऑर्थोग्राफी पहले लिया। नहीं तो ऑर्थोग्राफी ले जाता तो किधर नहीं रहता ना। ऑर्थोग्राफी जरूरी है, सारे केसेस में पढ़ेंगे। और ये जो शब्दावली लिखी है, ये शब्दावली अपन को आनी चाहिए एनी टाइम, तभी हमको व्यू के बारे में सोच सकते हैं, कोई प्रोजेक्शन के बारे में सोच सकते हैं। यदि मान लो जितनी भी शब्दावली लिखी है इनमें से आपने जो कॉपी में लिखा है उस कॉपी में लिखा है, आपको अक्सर कोई भी अक्षर के बारे में जानकारी नहीं है तो आप व्यू के बारे में सोच नहीं सकते ढंग से। व्यू के बारे में सोचने के लिए कॉपी में जितना लिखा हुआ है आपके, वो आपको मालूम होना चाहिए। हो गया भाई? ठीक है, लिख लो क्या। उसके बाद आता है हमारे पास तृतीय और चतुर्थश। इसके बारे में भी जानते हो, तृतीय होता है 180 से 270, चतुर्थश होता है 270 से 360। और दोनों एचपी के नीचे है, तृतीय है जो वीपी के पीछे है, चतुर्थ है जो वीपी के सामने। बस करो नोट। सर मैं आपकी लाइव क्लास अटेंड नहीं कर पाता, आपको शाम की क्लास अटेंड करता हूँ, मैं गांव का सरपंच हूँ। बहुत बढ़िया बात है भाई सरपंच साहब, ध्यान से पढ़ो अच्छे से। सरपंच तो 5 साल में आती है, चली जाती है? छोड़ देगा सरपंच में। इतना क्या है सरपंच में? क्या है कि वो तो गांव में पंचायत के लिए रुतबा का लफड़ा रहता है, बाकी सरपंच वालों का खर्च ही है। सरपंच एक बार बढ़ते हैं, बाकी तो पूरी जिंदगी में सबको चाय पिलानी है कि नहीं? सब तरह के खर्चे होते हैं सरपंच के तो, पता नहीं, इसको पे तो सारे लाते हैं, लेकिन मैंने अक्सर ये देखा हमारी तरफ जो सरपंच है वो बाद में ज्यादा पैसे वाले नहीं रहे हैं। सरपंच में बहुत ज्यादा होता है। नहीं ये नॉर्मल है, इसे बहुत ज्यादा होता है, ये नॉर्मल है, अब बहुत ज्यादा होता है। वो अब डिपेंड करता है। अब गांव में क्या है, सरपंच चुनाव वो लड़ते हैं जो बाहर रहते हैं, फिर वो कमा करते हैं, फिर अब लड़ेंगे सरपंच के। अब ये पिछले 2 चुनाव से ऐसा ट्रेंड आ गया, उससे पहले ऐसा ट्रेंड नहीं था। नहीं, उससे पहले भी ऐसा ट्रेंड होने लग गया था, तो उससे पहले ऐसा ट्रेंड थे नहीं, पहले खर्चे होते नहीं थे। वही है आपकी बात, यही है मामला। हो गया भाई? क्या हुआ? हाँ हाँ हाँ, मतलब ये बराबर ऐसा क्या है? विधेयक बने तो भाई तो लिखा, ऐसे क्या बात कर रहे यार? नहीं तो क्यों नहीं लिखे? हो गया भाई? तृतीय और चतुर्थ आ गया समझ में यहाँ तक? और हमने ये देखा था क्वाड्रेंट के बारे में। अब इसके आगे हम देखते हैं कि हमारे पास मैंने एलिवेशन तो आपको बता दिया था। एलिवेशन किसे कहते हैं? फ्रंट व्यू को। फ्रंट व्यू कहां बनेगा? वर्टिकल प्लान पर। सामने वाले तल पर क्या बनेगा? एलिवेशन। तो यही है, वस्तु के सामने से बनने वाला दृश्य हमारे पास क्या कहलाएगा? वीपी।
और इसे हम क्या कहते हैं फ्रंट व्यू। फ्रंट व्यू में क्या थी लंबाई और ऊंचाई। और ये हमारे पास यदि पोडियम है, पोडियम को मैं साइड में सरका तो आप देखोगे तो ये नीचे से आएगा तो ऊपर तक क्या है ऊंचाई, और ये हमारे पास क्या है लंबाई। तो फ्रंट व्यू में क्या है लंबाई और ऊंचाई, साइड व्यू में क्या है चौड़ाई और ऊंचाई, और टॉप व्यू में क्या है लंबाई और चौड़ाई। ये है नहीं। तो देखो कि हमारे पास एलिवेशन में क्या आएगा लंबाई व ऊंचाई, और प्लान में क्या आएगा लंबाई व चौड़ाई। लेकिन कितनी दिशाएं केवल दो ही। चित्र प्रेक्षण में कितनी आती है 3 और लंबगोण में कितनी आती है केवल 2। बस ये भी आपको पता है, प्लान नाम हमसे बताया हुआ है, कुछ नहीं कंफ्यूजन वाला, कंफ्यूजन है ही नहीं, बहुत आसान है ड्राइंग। टेक्निकल ज्यादा पढ़े या आदत पढ़े, ऐसा है कि टेक्निकल तो ज्यादा एलपी वालों को पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, और बाकी तो एमपी लाइन मैन कर रहे हो, हेल्पर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, उनको सबको पढ़नी पड़ती है। बाकी एलपी वालों को टेक्निकल ज्यादा नहीं पढ़नी है, ज्यादा पढ़नी है आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। 50 में से कोशिश करो नंबर लो 50, नहीं तो 45 तो ले आओ। मामला यहाँ अटका भाई, मामला वहाँ नंबर अटका नहीं है, नंबर एक नंबर है इंपॉर्टेंट इधर। कोई परेशानी नहीं करेंगे, ये आपके पास देखो एक दो बार वापस आप पढ़ोगे ना तो सारा का सारा भाग आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने कोई भी ड्राइंग की किताब आई तो आप तो कहेंगे केवल सवाल देखना है, केवल क्या देखना है क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आए हुए हैं बस। देखो ऐसा सोचने से ज्यादा ये है कि तुम्हारे नंबर आए 90 में से 76, 24 उधर कटे हुए हैं, मतलब कितना 16 कटे हुए ना, 14 उधर कटे हुए हैं, और आप चाहते तो उधर भी नहीं कटाते, आप चाहते तो उधर भी नंबर नहीं कटाते, कटवाने कौन सी जरूरत है। और दूसरी बात है कि मेरा ये मानना है कि भाई आप है ना, मैं तो रीजनिंग के नंबर तो मत ही कटने दो, वो भी नंबर कट रहा है तो आपके सिलेक्शन में बात वो है। मैं तो उन बच्चों को कहा जिनका सिलेक्शन मान लो जिसका 30 नंबर आ रहे हैं उसको कंफ्यूजन है मैं पास होगा नहीं होगा। मैं कहता हूं तू पास हो गया तो क्या कर लेगा, जब तक तेरे मैथ रीजनिंग ठीक नहीं है बाद में क्या कर लेगा। अभी मान लो होगा नहीं होगा, मैथ रीजनिंग तो पूरी करो, जब तक यही ठीक नहीं होगा बाद में पास होकर भी क्या कर लोगे। पास होकर ज्यादा ज्यादा आप साइको एग्जाम देने चले जाओगे, उसमें कोई खास खुशी नहीं है, खास खुशी फाइनल मेरिट बने, क्योंकि साइको एग्जाम देने जाएंगे 1.5 लाख बच्चे। यदि भले सीबी 2 के अंदर 1,80,000 बैठो फिर भी जाएंगे 1.5 लाख साइको एग्जाम देने। तो साइको एग्जाम देने को बड़ी खुशी थोड़ी है, ठीक ठाक खुशी है बीच वाली। भाई 2,21,000 पास होंगे ना तो उसमें से 2,60,000 2,50,000 2,60,000 के बीच में मेन एग्जाम देंगे, बाकी के मेंस एग्जाम देंगे भी नहीं, इतने मेंस एग्जाम देंगे, और इतने मेंस एग्जाम देंगे इनमें से 1.5 लाख तो पास होंगे जो साइको एग्जाम देंगे। तो इसका मतलब है साइको एग्जाम तो लगभग अच्छे खासे पढ़ने वाले सभी देंगे, लेकिन फाइनल मेरिट में उसी का नंबर आएगा जिसके सीबी 2 में नंबर बहुत अच्छे हो, तो नंबर कटना नहीं चाहिए। यही है ना सीन, क्या और कोई सीन है तो फिर हो गया भाई। ओके हो गया ठीक है। अगला है साइड व्यू। साइड व्यू किस पर बनेगा भाई, सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर। तो सहायक ऊर्ध्वाधर तल पर बनेगा सीधा साइड व्यू है, और बाकी साइड व्यू जरूरी नहीं है, सहायक तल पर बनेगा, ऊर्ध्वाधर होना भी जरूरी नहीं है। जो सहायक तल होगा उस पर भी जो भी बनेगा क्या करेगा साइड व्यू कहलाएगा। तो साइड व्यू कहलाता है, साइड व्यू में वस्तु की चौड़ाई व ऊंचाई का पता लगाया जाता है। इसे कौन सा दृश्य भी कहते हैं, पार्श्वदर्शी भी कहते हैं, यानी प्रोफाइल व्यू। इसे कहते हैं पार्श्वदर्शी यानी साइड व्यू प्रोफाइल व्यू। क्या हुआ, कहां जा रहे हो, कॉल आया, कहां अर्जेंट है, किसकी, दोस्त की। ये क्लास है ड्राइंग की क्लास है, और कोशिश यही है कि आज ड्राइंग पूरी हो जाएगी, उसके बाद ऐसी चर्चा होगी नहीं ड्राइंग की, इसलिए हम आराम से करेंगे। कोशिश हमारी पूरी है कि ड्राइंग हो जाए, ड्राइंग हो जाए तो बहुत बेहतरीन बात है। ड्राइंग किसी के भी पूछ सकते हैं, बीएसपीएसएल के सिलेबस में बिहार वालों के सिलेबस में लिखा नहीं होता, ड्राइंग पूछ लेते हैं। इस सिलेबस में कभी ड्राइंग लिखते नहीं, ड्राइंग पूछ लेता है। ड्राइंग का आलम है ना भाई, ये एग्जाम वाले पूछ लेते हैं। लिख लिया भाई, नहीं हुआ, हो गया। अब देखो भाई फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में, ठीक है। इतना सारा लिखना कुछ नहीं है, चलो इसको यहीं से देखते हैं। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, ये तो आपने लिख लिया था ना, ठीक है। इधर कर देते हैं। यदि मान लो कि आप ध्यान रखने वाली चीज हमारे पास ये है कि फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन कहां पर बनेगा भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन कहां पर बनेगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। ये फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल है, ठीक है। अब देखो बात करें केवल फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन की, तो हमारे पास आप कहोगे यहां पर कोई वस्तु रखी हुई है, यहां पर क्या रखी हुई कोई वस्तु, और ऑब्जर्वर है ना जो यहां पर है, यहां पर क्या है भाई कोई ऑब्जर्वर है। बताओ ये ऑब्जर्वर यहां पर है तो इसका यहां पर कौन सा व्यू बनेगा भाई, फ्रंट व्यू बनेगा नहीं बनेगा, तो आप कहेंगे यहां पर बनेगा फ्रंट व्यू, सही बात है। और एक ऑब्जर्वर यदि ऊपर की तरफ होता तो बताओ टॉप व्यू कहां बनता है, यहां पर बनता है टॉप व्यू, याद रहेगा। फर्स्ट एंगल में कोई वस्तु रख दो। अब आप बताओ फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन होता क्या है, तो आप कहेंगे फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वस्तु है जो तल और ऑब्जर्वर के बीच में, वस्तु कहां है, तल और ऑब्जर्वर के बीच में। यदि आप नंगी आंखों से खुली आंखों से ऐसा देखते हो तो बताओ फ्रंट व्यू और टॉप व्यू ऊपर की तरफ कौन बना हुआ है, फ्रंट व्यू।
नीचे क्या बना टॉप व्यू। आगे मैं कारण बताऊंगा, सारे टेक्निकल कारण बताऊंगा कैसे कैसे बनेगा। अभी आप रफली याद करो, फर्स्ट एंगल को देखें, ऊपर व्यू कौन सा है, फ्रंट है टॉप है, फ्रंट है, नीचे क्या है टॉप है, ठीक है। अब इस लाइन को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं, ये लो। अब थर्ड एंगल प्रोजेक्शन वस्तु को कहां रखोगे। अब यदि ऑब्जर्वर यहां पर है तो बताओ यहां पर कौन सा व्यू बनेगा, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू बनेगा नहीं बनेगा। और ऑब्जर्वर यहां पर है तो यहां पर क्या बनेगा। अब बताओ इनमें कौन सा ऊपर है, नीचे कौन सा है, ऐसा दिमाग हमेशा फिट रहेगा, कभी बोलोगे नहीं। फर्स्ट एंगल में है तो ऊपर कौन सा बनेगा, फ्रंट व्यू, नीचे क्या बनेगा टॉप व्यू। थर्ड एंगल में क्या, ऊपर क्या टॉप व्यू, नीचे क्या फ्रंट व्यू। चलो ठीक है। अब बताओ थर्ड एंगल में आप क्या कहोगे, ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में क्या है, तल। ऑब्जर्वर और वस्तु के बीच में क्या है, तल। जहां तल बीच में है कौन सा एंगल, थर्ड। जहां वस्तु बीच में कौन सा एंगल, फर्स्ट, ठीक है। अब देखो ये बात पहले पड़ गई नहीं पड़ गई, पढ़ लेनी चाहिए टाइम से। आगे क्या पढ़ना पड़ेगा ना, और क्या पढ़ेंगे। ओके ओके। अब हमारे पास फर्स्ट एंगल है। आप देखो फर्स्ट एंगल में ऊपर बताओ फ्रंट व्यू बनेगा टॉप व्यू बनेगा, ऊपर कौन बनेगा, फ्रंट व्यू। क्योंकि आपने देखा था कि आपके पास ऐसा मामला है, वस्तु यहां पर है तो सामने यहां क्या बनेगा, फ्रंट व्यू, और यहां क्या बनेगा टॉप व्यू, ठीक है, याद रहेगा। तो हमारे पास फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा। अब मैं आपको दूसरा एक सवाल और पूछूंगा, और नीचे क्या बन जाएगा, टॉप व्यू, ठीक है। फ्रंट व्यू में कौन सी भुजा होती है, फ्रंट व्यू में कौन सी भुजा होती है, ऊंचाई और लंबाई, ये ना पोडियम सामने है तो क्या ऊंचाई और लंबाई। टॉप व्यू में कौन सी आएगी, लंबाई और चौड़ाई। दोनों में कॉमन क्या है, लंबाई। ये लंबाई है, ये बराबर होनी हमेशा जरूरी है, क्योंकि इसमें भी ये लंबाई बताएगा, इसमें क्या बताएगा, ये लंबाई बताएगा, तो बराबर होनी जरूरी है नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास देखो फ्रंट व्यू और टॉप व्यू, कोई कंफ्यूजन है क्या, नहीं, ठीक है। कौन सा एंगल प्रोजेक्शन है भाई, फर्स्ट एंगल, ठीक है। जैसे ही मैं थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के बारे में बात करूंगा, किसके बारे में बात करेंगे, थर्ड में, बताओ ऊपर क्या बनेगा, टॉप व्यू, और नीचे क्या बनेगा, फ्रंट व्यू। और ये भुजा भी क्या होनी जरूरी है भाई, बराबर, ये सही बनाओगे, भुजा क्या होनी जरूरी है, बराबर, ये भुजा बराबर मिलनी जरूरी है। अभी मैंने लेफ्ट साइड व्यू राइट साइड व्यू के बारे में बात नहीं की है, केवल टॉप और फ्रंट के बारे में बात की है। मेरे हिसाब से आप टॉप और फ्रंट में कोई आपको कंफ्यूजन है नहीं, फिर भी किसी को कंफ्यूजन है तो पूछ लो, क्योंकि भाई कंफ्यूजन हो गया फिर आगे हम क्यों पढ़ेंगे, पहले एक बार ये कंफ्यूजन दूर करेंगे। है क्या कंफ्यूजन कहीं, एक लेकर मार्क कर लेकर वो लिखने वाला, इधर इसको अक्सर लिखना कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में कौन कौन बीच में होगा, तो आप कहेंगे वस्तु बीच में होगी, तल और ऑब्जर्वर में, ये एक नहीं है, ये ऑब्जर्वर है, ये क्या है, तल, बीच में कौन सी है, वस्तु, कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल। आप देखो फर्स्ट एंगल वैसे भी आपको डायग्रामेटिक लिख के कौन ऊपर दिख रहा है, फ्रंट, नीचे कौन सा दिख रहा है, टॉप, हमेशा याद रहेगा। और थर्ड एंगल कहां बनेगा, यहां पर, तो बताओ ऊपर कौन सा बनेगा, टॉप, नीचे क्या बनेगा, फ्रंट। थर्ड एंगल में बीच में कौन सा आएगा, तल आएगा। तल का मतलब पता भी कह दो या तल कह दो या पेक्स तल कह दो, जिस पर क्या बनेगा, व्यू बनेगा। व्यू किसके ऊपर बनता है, तल के ऊपर। तो टॉप और फ्रंट में कोई कंफ्यूजन है क्या। फ्रंट व्यू किस किस के बीच होता है, तो लंबाई और ऊंचाई, टॉप व्यू लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब हमारे पास साइड व्यू आते हैं। साइड व्यू दो प्रकार होते हैं, एक होता है लेफ्ट साइड व्यू और एक होता है राइट साइड व्यू। इसके बारे में हमें चर्चा करनी है। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल दोनों में अलग अलग प्रकार से हमारे पास साइड व्यू का निर्माण करेंगे, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप चाहो तो मैं आपको एक तरीका बताऊं, कॉपी में ये लिख लो, फर्स्ट एंगल बना के थर्ड एंगल बना के भूलोगे नहीं, क्योंकि बाकी लिखी तो थोड़ी होती है, फर्स्ट एंगल में होता है, थर्ड एंगल में हम तो भूल जाएंगे, टॉप ऊपर है फ्रंट ऊपर है तो दिक्कत हो जाएगी। किसमें, हां वो सब नहीं होता है। फर्स्ट में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, टॉप में भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, बात ऐसे नहीं है। बात है फ्रंट व्यू में क्या है, फर्स्ट एंगल में नहीं, फ्रंट व्यू में पूछो, किसमें पूछोगे। अब ये पोडियम आपके सामने, ये आपके पोडियम क्या बना, फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में ऊंचाई नहीं और एक क्या की लंबाई, ये लंबाई है, लंबाई और ऊंचाई। टॉप व्यू में बनाओगे क्या आएगी, लंबाई और, बस ध्यान देगी, ध्यान रखना पड़ेगा भैया। तो मैं आराम से बना लेना ताकि ध्यान रहे, ऊपर कौन सा होगा नीचे कौन सा होगा, आधा कंफ्यूजन इधर का भी पड़ा रहता है। इसके कारण आगे बढ़ के समझ नहीं आएंगे, ये पता चल गया तो आगे बढ़ के और समझ में आ जाएगा, आसान आसान है। पूरी ड्राइंग अपना ऑटोग्राफी प्रोजेक्ट आसान हो जाएगा, बस क्या समझते चलो, जहां भी समझ नहीं रुक जाओ कि पहले ये समझो फिर आगे चलते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट वाला फर्स्ट वाला समझ आ गया ना, चलो ठीक है। फर्स्ट वाले के अंदर आप बताओ कि वस्तु किसके बीच में है, तल और ऑब्जर्वर के बीच में, ठीक है। तो हमारे पास फ्रंट व्यू ऊपर बनेगा, टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, नीचे क्या बनेगा, टॉप व्यू। फ्रंट व्यू किस किस के बीच में बनता है, लंबाई और ऊंचाई, ये याद रखना। और टॉप व्यू किसके बीच में बनता है, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है। अब आता है थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। थर्ड एंगल का मतलब तल के क्वाड्रेंट में रखना पड़ेगा। अब ऑब्जर्वर है यहां पर, वस्तु है यहां पर, बीच में है तल, तो कहां पर बनेगा हमारे पास भाई व्यू, तल पर। बताओ तल कहां है, बीच में, तल कहां है, बीच में। तो वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में क्या है, तल। और ऊपर से देखोगे तो वस्तु और ऑब्जर्वर के बीच में क्या है, तल। अब इसमें फ्रंट और टॉप में से ऊपर कौन दिख रहा है, टॉप, नीचे कौन दिख रहा है, फ्रंट। जैसा दिख रहा है वैसे ही बना दो, जैसा दिख रहा है वैसे ही बना दो। हो गया भाई, ठीक है। अब देखो कि जब हमारे पास प्रोजेक्शन बनता है ना फर्स्ट एंगल का, तो एक्चुअल में जो सारे व्यू बनते हैं वो इस प्रकार बनते हैं। ये हमारे पास सामने नाम क्या दिख रहा है, फ्रंट दिख रहा है, जो नाम दिख रहा है वही है भाई आपको, ये बन गया फ्रंट। क्या लिख दिया, फ्रंट। ये क्या है भाई, फ्रंट। फ्रंट को आप ऐसे घुमाते, आपके पास नाम क्या बना, फ्रंट है, ऐसे घुमाते नाम क्या बना, टॉप। बताओ टॉप व्यू कहां बन गया, नीचे। यहां तक तो ठीक है, ये वाला फ्रंट
और फ्रंट देखो तो सामने नाम दिख रहा है वही, और ये क्या है भाई आपके पास ये सारा ऐसा क्या बनेगा टॉप, ठीक है। अब देखो मैं इसको इधर घुमा रहा हूं, आपको नाम क्या दिखा लेफ्ट, तो राइट साइड की तरफ क्या बना लेफ्ट साइड व्यू, लेफ्ट साइड व्यू किधर बना, जबकि मैंने इसको लेफ्ट कहां लिखा लेफ्ट की तरफ लिखा, तो लेफ्ट की तरफ लेफ्ट जैसे आएगा ऊपर की तरफ कौन बना लेफ्ट, और ऐसा है फ्रंट, और ऐसा आएगा ऊपर की तरफ कौन है राइट, तो ये बनेगा राइट, ठीक है। तो ये फ्रंट है, और आप ऐसे करोगे क्या आएगा भाई बॉटम, तो ये आ जाएगा बॉटम। तो ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत ऐसे बनता है, बना लो इसमें भी फर्स्ट एंगल में लेफ्ट साइड है तो राइट में बनता है, राइट वाला किसमें बन रहा है लेफ्ट में, लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला किसमें लेफ्ट में, या तो आप ध्यान रख लेना लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, हाँ ऊपर नीचे नीचे ऊपर, तो नहीं कटेगा, छोड़ो वैसे बता देंगे, ठीक है भाई। ये तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन, ठीक है। थर्ड हम आगे देखते हैं। तो फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन के अंतर्गत क्या है कि अब जितनी भी बातें लिखी हुई बातें वही है जो हमने समझी है कि जब वस्तु को प्रथम चतुर्थांश में मानते हैं तो इस प्रकार की वस्तु हमारे पास क्या होगी, ऊर्ध्वाधर तल के सामने और क्षैतिज तल के क्या होती है ऊपर, ये ठीक नहीं थी, तो यानी कि हमने पहले लिख दिया था फर्स्ट क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, वीपी के सामने एचपी के ऊपर, ठीक है। इस प्रकार बनाएगा प्रेक्षक क्या करेगा प्रथम कोण, प्रथम कोण प्रेक्षक वस्तु का दर्शक तथा तल के मध्य होती है, वस्तु कहां होती है दर्शक और तल के मध्य, वस्तु दोनों मध्य नहीं है, ये देखा ऑब्जर्वर में तल के मध्य। फिर हमने देखा सामने से देखने पर एलिवेशन क्या होगा फ्रंट व्यू, सम्मुख दृश्य बनेगा कहां पर वीपी पर, ऊपर से देखने पर प्लान अर्थात टॉप व्यू कहां पर बनेगा क्षैतिज पर। भारत और ब्रिटिश में कौन से चलते हैं प्रथम कोण, तो इसमें आपको कुछ लिखने की आवश्यकता है नहीं, ये तो आपको पूरा पूरा वही है जो आपको समझ आ गया। आपको लास्ट में टेबल लिखा दूंगा फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल दोनों की साथ में दी हुई रहेगी। प्रथम कोण प्रेक्षक में ऊपरी दृश्य टॉप व्यू है जो एक्स वाई के कहां बना नीचे, और फ्रंट व्यू एक्स वाई के कहां बना ऊपर, साइड व्यू सदैव फ्रंट व्यू के साइड में, साइड व्यू सदैव, ठीक है। प्रथम कोण प्रेक्षक में एक्स वाई का ग्राउंड लाइन का कार्य करती है और टॉप व्यू ठीक फ्रंट व्यू के नीचे खींचा जाता है। ये सब बना के दिखाया हुआ है, इसमें कोई नया नहीं है। अब देखोगे ये हमारे पास है कोई ड्राइंग, अब ये ड्राइंग है, अब इसमें क्या होता है कि आपके पास टॉप व्यू आएगा, फ्रंट व्यू आएगा, साइड व्यू आएगा। सामने से देखोगे तो क्या बनेगा फ्रंट व्यू, ये फ्रंट व्यू बन गया, ठीक है। अब ऊपर से देखोगे क्या बनेगा टॉप व्यू, और साइड से देखोगे क्या बनेगा साइड व्यू, ठीक है। अब ऊपर से देखा तो आकृति पूरी दिखी, कटी थोड़ी दिखती है, ऊपर से पूरी दिखती है, लेकिन साइड से देखोगे कटी हुई दिखेगी नहीं दिखेगी, साइड से कटी हुई दिखी तो इसके बराबर सीधी लाइन में लाइन खींची जाती है, ठीक है। इसके लाइन में सीधी लाइन खींची जाती है, और ये लाइन क्या होती है मैंने बताया ना, ये दोनों लाइन बराबर मिलेगी, क्यों, ये है लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। ये है लंबाई, ये क्या है हाइट, और ये क्या है भाई, ये तो हाइट है तो ये भी क्या है हाइट, और ये क्या है चौड़ाई, ये हो गई चौड़ाई, ठीक है। अब ये जो चौड़ाई है ना दोनों, इन दोनों चौड़ाई को मिलाई जाती है, यहां में से क्या बनता है वर्ग, इधर भी चौड़ाई आएगी इधर भी क्या है चौड़ाई, क्या मिलेगा वर्ग। फिर यहां से इस प्रकार से लाइन खींच के इसके बारे में पता रखा जाता है आगे व्यू कैसे बनते हैं। चलो अगला आता है हमारे पास तृतीय कोण। तृतीय कोण के अंदर बता दिया हमने वैसे तो बात, तृतीय कोण के अंदर आप देखोगे सिंपल वे में थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है, कौन सा प्रोजेक्शन है थर्ड एंगल, वस्तु को किस में रख दिया हमने थर्ड एंगल में रखा, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सा है फर्स्ट, ऑब्जर्वर यहां है कि नहीं है, बताओ यहां कौन सा बनेगा भाई फ्रंट व्यू, ठीक है। ऑब्जर्वर यहां है कि नहीं है, यहां क्या बनेगा टॉप व्यू, बताओ ऊपर कौन सा बनेगा टॉप, नीचे क्या बनेगा, कोई कंफ्यूजन है क्या, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होगा, ये डबल लिया आपने बॉक्स, आपके पास ये फ्रंट है, आपने ओपन किया, इधर ओपन करोगे क्या जाएगा राइट, ये राइट इधर लिखा हुआ है, राइट की तरफ राइट आया, इसको ओपन करना था, मैं फाड़ने की कोशिश कर फाड़ नहीं रहा था, है क्या कैंची ब्लेड ले लिया फटाफट हैं, तो ले तुम्हारा पेन से फट जाएगा नहीं तो ये दोनों कर दो इस शाबाश कि मैं अभी तो और भी बाबा लो ये कहता है कि ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, ऊपर क्या है टॉप व्यू, तो इधर की तरफ ऐसा नहीं ऊपर गड़बड़ ओपन हो गया, तो मतलब इधर क्या होता है भाई राइट, ये पूरा पूरा इस प्रकार, वाह ये हमारे पास आप ध्यान से देखना भाई, ये हमारे पास क्या बनेगा भाई फ्रंट व्यू, ये क्या बनेगा राइट व्यू, ऊपर क्या बनेगा टॉप व्यू, टॉप व्यू के नीचे क्या बनेगा बॉटम व्यू, टॉप के नीचे क्या बनेगा बॉटम, और उसके नीचे क्या बनेगा रियर व्यू, रियर व्यू को हम क्या कहते हैं बैक व्यू, रियर व्यू को हम क्या कहते हैं बैक व्यू, तो सबसे नीचे बनता है बैक व्यू रियर व्यू, रियर व्यू को फिर हम साइड में कहीं पर बना देते हैं, चाहे इधर एक छोड़ के बनाओ तो इधर एक छोड़ के बनाओ, तो एक छोड़ के बनता है। तो ये हमारे पास कौन सा कहलाएगा भाई, तो ये कहलाएगा हमारे पास थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। तो ऊपर कौन सा है टॉप व्यू, नीचे कौन सा है फ्रंट व्यू, तो लेफ्ट साइड में कौन सा बनेगा लेफ्ट व्यू, सॉरी राइट साइड में राइट व्यू, और लेफ्ट में लेफ्ट, लेफ्ट में लेफ्ट और राइट में राइट, यही होता है। और नीचे क्या हो जाएगा बॉटम,
बॉटम हो गया नीचे। अब अच्छा, अब बेक व्यू है ना, तो यहां बनता है, तो यहां बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। बेक व्यू चाहो तो यहां बना लो, और यहां पे क्या बना लो, इधर बना लो। बेक व्यू तो कितने बना सकते हैं ना, एक छोड़ के बनता है, तो एक छोड़ के कितने बना सकते हैं। तो ये मेनली मोटा मोटा तौर पर ये बनता है, लाइन ये होती है। कौन सा प्रोजेक्ट है, थर्ड, कहां काम लेते हैं, अमेरिका में। हो गया पूरा, ये सारे प्रोजेक्ट हो गए, डिब्बा भी पूरा हो गया। लो, इसको दे दो। नेल कटर लेके घूमता है, समझ कैसे वो रख देते हैं बैग में। ओके, चलो भाई, हो गया। अगला है मामला नेक्स्ट। ऊपर से देखने पर क्या मिलेगा भाई, टॉप व्यू कहां पर बनेगा, एचपी पर। अमेरिका में सामान्यतः कौन से ड्राइंग काम लेते हैं, तृतीय तृतीय कोण प्रेक्षण ऊपरी दृश्य क्या होगा भाई, टॉप व्यू एक्स देखा क्या ऊपर, और फ्रंट व्यू कहां बनेगा, नीचे। साइड व्यू फ्रंट व्यू के साइड में। ये आपको समझ में आ गया है, इसको मैंने याद भी सीधे से लगा दिया, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। अब देखो ये हमारे पास फ्रंट व्यू है, जो फ्रंट में, टॉप व्यू है ऊपर उठ के टॉप व्यू, साइड व्यू इधर निकल के साइड आएगा। तो जिधर वाला साइड व्यू उधर आया नहीं आया, पिछली बार इधर वाला साइड व्यू उधर जाके छपा था, तो लेफ्ट वाला राइट में हो गया, राइट वाला लेफ्ट में। अब जिस तरफ वाला उसी तरफ है, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट, ठीक है। अभी बनाना नहीं, आपको लॉजिक समझ में आ गया। अब आपके पास इनके अंदर अंतर देखना है, ये आपको लिखना है, एक तरफ लिखो प्रथम कोण, दूसरा लिखो तृतीय कोण। तृतीय चतुर्थांश होती है, गड़बड़ लिख दी। ये टेबल जरूर लिखना, टेबल में सारे आएंगे जितने भी सवाल हैं, तुम भी लिखो, टेबल लिख लो। टेबल में आपको बिना फालतू चीज़ नहीं लिखा था ना, टेबल लिख लो, क्योंकि टेबल के अंदर इसमें सारे सवाल आते हैं, ए टू जेड परसेंट जितने भी मैं बता रहा हूँ। ये जो केस नहीं समझूंगा तब तक जितना भी बेसिक भाग है वो सारा इस टेबल के अंदर है। और जिस हिसाब से चल रहा है, मेरे हिसाब से आपके तो बाकी की क्लास कोई सी लगेगी नहीं, ये होगी आज पूरी। इसको हम बीच में छोड़ेंगे नहीं आज। हाँ, अपन बैठे हैं ना, अपने को कहने वाले कौन है, ये पढ़ाते रहेंगे, और मैसेज भेज देंगे कि आज हम ही पढ़ेंगे। तो ये भाग आराम से समझ आया हुआ है, फिर दूसरे दिन आके वापस एचपी रिपीट करना दोहरा मामला है। हाँ देख, एक दिन पूरा देख एचपी समझ में आ रहा ना सब। जिसको भी समझ नहीं आ रहा पूछ लेना भाई, बाद में कुछ नहीं होगा, सवाल इसलिए आते हैं ढंग के। और मैंने आपको कहा था पहले दिन, इसको ही समझना है। एक्चुअली ड्राइंग हम समझ भी इसी को रहे हैं, बाकी तो हमने पढ़ा क्या लिखा हुआ है, समझ तो केवल इसी को रहे हैं, क्योंकि यही ड्राइंग तो यही बनानी है। उससे पहले तो ड्राइंग में काम आने वाली चीजें हैं, ड्राइंग बनाने क्यों नहीं है, बाकी तो ड्राइंग बनाने के लिए सब दिशा निर्देश है। लाइन कैसी होनी चाहिए, मोटाई क्या होनी चाहिए, ऊंचाई क्या होनी चाहिए, दिशा निर्देशित हुआ वो रूल बुक हुई। क्या काम लेना चाहिए, कौन सा प्रकार क्या काम करेगा, चंदा क्या करेगा, स्केल क्या करेगा, टी स्क्वायर टी स्क्वायर क्या करेगा, जो करेगा वो ये बनाने के लिए करेगा। लिख लिया। प्रथम कोणीय प्रेक्षण वस्तु प्रथम चतुर्थांश में, तृतीय कोणीय में तृतीय चतुर्थांश, इतनी सी लाइन लिखनी थी, कहां रुके आप। दूसरा देखो, पहला में क्या है, प्रेक्षक वस्तु देखने वाला वस्तु को जिस ओर से देखता है उसके विपरीत दिशा में वस्तु का प्रेक्षक बनता है, बड़ा नहीं बड़ा। फर्स्ट एंगल में क्या होगा कि उसने ऑब्जर्वर ने यहां से देखा वस्तु को, तो हमारे पास जो व्यू है इधर बना नहीं बना, विपरीत दिशा में। लेकिन थर्ड एंगल में क्या होगा, थर्ड एंगल में ये कह रहा है कि ऑब्जर्वर यदि इधर है तो व्यू भी इधर ही बना, उसके अगली तरफ बना क्या नहीं, ठीक है। ये कह रहा है प्रेक्षक वस्तु को जिस ओर से देखता है उसके विपरीत दिशा में बनता है वो फर्स्ट एंगल, और जिस ओर से देखता है उसी दिशा में बनता है वो थर्ड एंगल। अगला हमारे पास है प्रथम कोणीय प्रेक्षक में वस्तु एचपी के ऊपर और वीपी के सामने, तृतीय कोणीय में क्या होता है, एचपी के नीचे और वीपी के पीछे, ठीक है। फर्स्ट एंगल होता है वस्तु सदैव प्रेक्षक और प्रेक्षक के बीच रहती है। इसमें क्या होता है भाई, प्रेक्षक सदैव वस्तु तथा प्रेक्षक के बीच रहता है। पहले में वस्तु बीच में रहती है, दूसरे में प्रेक्षक मतलब तल तल बीच में रहता है। ये सारा भाग आपको समझो, भाग है, इनसे इर्द गिर्द सवाल पूछते हैं।
हो गया भाई? हो गया? अगला हमारे पास है प्रथम कोण में प्रक्षेप में एचपी व वीपी एक्स वाई का क्रम से क्या होता है, नीचे व ऊपर। एचपी क्या होता है भाई? एचपी मतलब टॉप व्यू। टॉप व्यू कहां बनता है? नीचे। और फ्रंट व्यू कहां बनता है? ऊपर। जबकि इसमें क्या होता है भाई? एचपी क्या होगा? टॉप व्यू कहां बनेगा? ऊपर, और फ्रंट व्यू कहां बनेगा? नीचे। अच्छा, अब देखो कि इसमें उत्सेद के नीचे अनुविक्षेप। उत्सेद होता है एलिवेशन। एलिवेशन के नीचे प्लान बनता है, इसमें होता है प्लान के नीचे एलिवेशन होता है। ठीक है। प्रोजेक्ट इज फाउंड। फ्रंट व्यू सदैव वीपी पर बनता है, बिल्कुल। फ्रंट व्यू सदैव कहां पर बनेगा? वीपी पर। टॉप व्यू सदैव कहां बनेगा? एचपी पर। उत्सेद है ये, अनुविक्षेप है ये। ये शुद्ध हिंदी में नाम, इंग्लिश में नाम आपको बताए हुए हैं, प्लान एंड एलिवेशन। लेकिन हिंदी वाला नाम लिख दे, नहीं पता चले तो इंग्लिश वाला देख लेना है। इंग्लिश के चक्कर में किसके उसके हो सकता है कभी भी हिंदी के कारण गड़बड़ होने के चांस रहते हैं। टेक्निकल और साइंस में हिंदी के कारण कभी भी आंसर गड़बड़ हो सकता है। इंग्लिश है जो हमेशा आंसर क्या करवाती है? सही। ये तो आगे में समझ में लिख लिया। अगला भाई, संदर्भ रेखा ही भूमितल का कार्य करती है। इसमें जो रेफरेंस पॉइंट है वही हमारे पास क्या होती है? ग्राउंड लाइन। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें संदर्भ रेखा के नीचे उचित दूरी पर एक भूमितल अलग से बनाया जाता है। इसमें जो रेफरेंस पॉइंट अलग होता है, ग्राउंड लाइन यदि आवश्यकता पड़े तो अलग से बनानी पड़ती है। इसमें क्या होगा भाई? ग्राउंड लाइन की आवश्यकता पड़े तो अलग से बनानी पड़ती है। इसमें क्या होता है कि ग्राउंड लाइन और रेफरेंस लाइन क्या होती है? सेम ही। इसमें संदर्भ रेखा के नीचे ग्राउंड लाइन अलग से बनाई जाती है। प्रथम कोणीय प्रक्षेप है जो हमारे पास क्या होगा भाई? जिसका चिन्ह है, चिन्ह तो मैं आराम से आपको बताता हूं, थोड़ा आप पहले लिख लो चिन्ह को, भी आपको मैं अलग से डायग्राम बना दूंगा, अलग से थोड़ा डिटेल और कर दूंगा। चिन्ह बनाना, चिन्ह मैं आपको आराम से अलग से बना दूंगा, ठीक है? आठ नंबर थोड़ा सा समझ में आ जाए, बाकी सात तक तो सुनते भाई है, आठ समझा देते हैं पहले। लिख लिया भाई? आठ नंबर नहीं लिखना है। बोलो भाई, ऐसा है कि आपके पास ये बिंदु है, आठ नंबर लिखवा रहा हूँ, रुको तो सही। ये हमारे पास एक बड़ा सर्कल, ठीक है? ये जो सर्कल होगा इसकी चौड़ाई है, अभी आप लिखना मत देखना भाई, इसकी चौड़ाई है d/2, डायमीटर बाई 2, ठीक है? और यहाँ पर एक और ये बना है, इसकी हो जाएगी भाई कितनी हो जाएगी? डायमीटर। ये पूरी क्या कहलाएगी? डायमीटर, ठीक है? अब हमारे पास ये देखो कि यहाँ से तरीके से देखो मिला हुआ है क्या? जितनी ये डायमीटर है ना, तो मतलब डी डी इसकी होगी। पहले मैं माप लिखता हूँ सबका, क्या पता कहीं पर आपको वैल्यू लिख के पूछेगा यहाँ का माप क्या, तो ध्यान रहे सारी जगह माप हो जाएगा। और छोटा वाला सर्कल है ना, उसका माप आएगा कितना होता है? d/2। तो ये हमारे पास हो जाएगा d/2। फिर ये लाइन है मिलाई दी जाती है, ठीक है भाई? ओके। अब ये जो लाइन है ये हमारे पास कहाँ से गुजरेगी भाई? केंद्र से, ठीक है? और ये लाइन भी हमारे पास कहाँ से गुजरेगी? केंद्र से, ठीक है? पूछ ले यहाँ से यहाँ तक की लंबाई भी कितनी होती है? डी। पूछ ले यहाँ से यहाँ तक के बीच की लंबाई क्या होती है? 1.25 डी। कितनी होती है? ये होता है हमारे पास कौन सा एंगल? फर्स्ट एंगल। अंदर वाले जितनी सर्कल का व्यास है उतना ही इधर जो समलंब चतुर्भुज उसका छोटी भुजा का व्यास है, मतलब छोटी भुजा की लंबाई है। और बड़े सर्कल का जो व्यास है वो बड़ी भुजा की लंबाई है। फिर दोनों को क्या है? मिलाना। टोटल ये जो है छोटी भुजा बड़ी भुजा के बीच की दूरी, समलंब में लंब की भुजा कितनी है? डी। और ये हमारे पास देखो इसके केंद्र बिंदु से समलंब चतुर्भुज के बीच की दूरी क्या है? 1.25 डी। बताओ सब जगह वैल्यू आ गई नहीं आ गई? ये जरूरी है। ये होता है हमारे पास फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन। और अब देखो इसको बनाओ, पहले अब इसको बना दो और आपको केवल चिन्ह बाद में इसको अलग से बना देना, वैल्यू लिखे। एक तो केवल फर्स्ट एंगल लिखने बनाओगे ना, फर्स्ट एंगल में क्या करोगे? ये लो भाई फर्स्ट एंगल हो गया, ये लो सर्कल हो गया फर्स्ट एंगल, ठीक है? ये हुआ, ये कौन सा एंगल है? फर्स्ट एंगल।
बन गया कि नहीं बन गया? केवल ये लाइन आपको मिलानी है, ठीक है, डॉट डॉट करके। थर्ड एंगल में क्या हो जाएगा? ये हो गया सर्कल, ये लाइन आपके मिलोगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा भाई? ये कौन सा हो गया? थर्ड एंगल। चिन्ह तो यही है, चिन्ह तो केवल इतना ही होता है, ये फर्स्ट एंगल, ये थर्ड एंगल, ये वैल्यू है जो अलग से आप बना के लिख लो। बाकी फर्स्ट एंगल ये चिन्ह लिख लो, 8 नंबर पॉइंट में ये लिखो और थर्ड एंगल ये लिखो। इतने तो भाग है, ये बाद में अलग से लिखो वैल्यू वाला, आगे आराम से बना के वैल्यू ध्यान रखनी पड़ती है। चिन्ह केवल इतना ही है, ये फर्स्ट एंगल बता रहा है, ये थर्ड एंगल बता रहा है। ये मैंने इस फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल के अंदर मान लिखा है कि d कितना, d/2 कितना, वैल्यू दूरी कितनी है। CBD2 में पार्ट ए और बी में कितना टाइम अलग दिया जाएगा? उतना दिया जाएगा जितना शेड्यूल में लिखा हुआ है। 90 मिनट और 60 मिनट सबको समझ आया हुआ है। 90 मिनट वाला 90 मिनट है, 60 मिनट वाला भाग 60 मिनट का है। रेलवे 100 सवाल देता है या 120 सवाल देता है, तब टाइम कितना देता है? 90 मिनट। ये करता है आरआरबी। 100 देगा तो 90 मिनट, 120 देगा तो 90 मिनट। बाद में अलग से आपको 75 सवाल और देगा टेक्निकल के, जिसके कारण आपको टाइम मिलेगा 1 घंटे का। क्या को टेक्निकल के कारण डर लग रहा है? मुझे ये डर लग रहा है कि तुम है ना वर्कशॉप वाले में इसमें भाग में नंबर पूरा लेना। टेक्निकल तो मैं देख लूंगा, टेक्निकल तो मैं कभी पास कर दूंगा। इधर पास में इसको भी करा दो, लेकिन इसमें क्या है, नंबर कट गया तो गया जाएगा मामला। इसमें पूरे में से पूरे नंबर चाहिए होते हैं, पास इसमें भी हो दोगे, उसमें केवल पास होना है, पूरे में से पूरे नहीं चाहिए उधर। सॉरी 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 सॉरी, सही बात है, थर्ड एंगल वाला है ऐसा। हाँ भाई उल्टा कर दिया था, जल्दबाजी में कर दिया था, केवल इधर वाले को सीधा शिफ्ट करना था उधर, कोई बात नहीं। ओके ठीक है भाई। अब हमारे पास आता है एक केस आएगा, उससे पहले वैसे कभी सवाल पूछा हुआ नहीं है, लेकिन पूछ ये सकता है फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में वीपी ऊपर एचपी नीचे, ये तो पूछा हुआ है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में एचपी ऊपर और वीपी नीचे। पूछ ले सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल क्यों नहीं बनते हैं? क्योंकि सेकंड एंगल में दोनों क्या होते हैं? ऊपर, और फोर्थ एंगल में दोनों क्या होते हैं? नीचे। इसलिए सेकंड एंगल और फोर्थ एंगल नहीं बनाए जा सकते। सेकंड एंगल में एचपी और वीपी दोनों क्या होते हैं? ऊपर, और फोर्थ एंगल में एचपी और वीपी दोनों क्या होते हैं? नीचे। इसलिए सेकंड और फोर्थ एंगल कभी भी बनाया कारण है ये, तो ये लिख लो। पूछा तो नहीं कभी, पूछ ले। फर्स्ट एंगल और थर्ड एंगल तो बनाती है, तो ये बना लो और ये बना के लिख लो ऐसे, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। उनको मैसेज कर देना भाई ऊपर, कहता अगली क्लास कंटिन्यू है, ठीक है। हो गया भाई, ठीक है। अब हमारे पास है, और इतना तो लिखना क्या था, केवल इतना सा बनाना था। इसमें ये पहला और तीसरा तो समझ लिया हमने पूरा डिटेल में। पूछ ले कंफ्यूजन करने के लिए, बताओ सेकंड चतुर्थांश क्यों नहीं बनाया जाता कि एचपी नीचे वीपी ऊपर, एचपी वीपी दोनों ऊपर, दोनों नीचे, ऐसा कंडीशन दे सकते ना? तो सेकंड में दोनों ऊपर, फोर्थ में दोनों नीचे। ये ध्यान रखने वाली चीज है, पूछने में सवाल पूछ ले तो। अब देखो आगे, अब है सारे केस, और अभी है ना आपको ध्यान से समझना है, पूरा एज्यूम करना है सब चीजों के बारे में। रेखा है जो क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के समांतर है, तो ठीक है भाई। अब दोनों के समांतर कैसे होती है? जैसे मान लो ये है, दोनों तल है मेरे पास, ठीक है। अब ये जो है ना, ये मैंने यहाँ रखा ऐसे, बताओ दोनों के समांतर है कि नहीं है? इसके भी क्या है? समांतर। इसके भी क्या है? समांतर। दोनों के समांतर है। बताओ सामने से देखोगे क्या दिखेगी? लाइन। जितनी लंबा उतनी दिखेगी, नहीं दिखेगी? उतनी दिखेगी। ऊपर से देखोगे तो भी क्या दिखेगी? लाइन। जितनी लंबाई है उतनी। कोई परिवर्तन हुआ क्या? समझ में आया नहीं आया? नहीं आया। वो एक दूसरा भाग बड़ा लोहे वाला था ना, इधर एंगल से पड़ा था, हाँ ऐसे लोहे का, ये लोहे का, वो जिम वाला, हाँ ऐसे, ये डंबल वाला, जुगाड़ करके लाए। देखो ये इसमें नीचे वाला तल क्या है? एचपी। ये क्या है? वीपी। वीपी के समांतर होने का मतलब सीधा सीधा ले, एचपी के समांतर होने का मतलब एचपी पर सीधा सीधा ले, दोनों समांतर। सामने से देखोगे तो केवल क्या बनेगी? लाइन। ऊपर से देखोगे तो भी क्या बनेगी? लाइन। लंबाई क्या रहेगी? बराबर। कम या ज्यादा होगी क्या? अब तो ये समझ में आया नहीं? अब मैं केस समझूंगा, मेरे हिसाब से लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां जहां गड़बड़ होगा मैं करेक्शन करता रहूंगा, ठीक है। ओके, आपको तो नहीं समझ में बता देना, यहाँ ऊपर नीचे लिखा हुआ आएगा 2 में, वो मुझे बता देना, उसको सही करना है,
ठीक है ना, आपको समझ में आ जाएगा, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कहां गड़बड़ लिखा हुआ है। रेखा क्षैतिज तल के समांतर और ऊर्ध्वाधर तल के लंबवत। क्षैतिज तल के समांतर ये लो ऊर्ध्वाधर, ये ऊर्ध्वाधर तल के क्या है लंबवत, और क्षैतिज है, ये क्षैतिज क्या है समांतर। सामने से देखोगे क्या दिखेगा बिंदु, ऊपर से देखोगे क्या दिखेगा लाइन, ऊपर से देखोगे क्या दिखेगा लाइन, और सामने से देखोगे बिंदु। चलो ठीक है, अब देखो सामने से बिंदु तो फ्रंट व्यू ऊपर बना, तो ये बिंदु तो लाइन आपके पास कैसे खड़ी लेनी पड़ेगी ना, क्योंकि टॉप व्यू और फ्रंट व्यू की चौड़ाई क्या होनी चाहिए बराबर, ये कंडीशन तो हमेशा रहेगी नहीं रहेगी। तो ये देखो वीपी के क्या है लंबवत और एचपी के क्या है समांतर, तो बताओ क्या बात, फ्रंट व्यू एक डॉट प्राप्त होता है और टॉप व्यू वास्तविक लंबाई भी एक्स वाई के लंबवत रेखा पर प्राप्त होती है, बिल्कुल सही बात। अगला कौन सा केस है, रेखा क्षैतिज तल के लंबवत व ऊर्ध्वाधर तल के समांतर। ये लो, ये हमारे पास क्या होगा, क्षैतिज तल के क्या होगा लंबवत और ये ऊर्ध्वाधर तल इसके क्या होगा समांतर। मतलब सामने से देखा क्या दिखा लाइन, खड़ी लाइन दिखी, ये लाइन, ऊपर से देखोगे तो डॉट, ये डॉट। अब देखो नीचे से लिखा हुआ नहीं है, फ्रंट व्यू एक वास्तविक लंबाई की रेखा प्राप्त होती है और एक्स वाई से लंबवत होती है, टॉप व्यू एक डॉट प्राप्त होता है, बराबर है, ठीक है। रटना मत कुछ भी, समझ में आएगा तो देख लेना, नहीं समझ में आएगा आएगा नहीं ना, दिक्कत ये है क्योंकि यहाँ केस कल इतने थोड़ी बनेंगे। अभी तो एक लाइन है, लाइन के बाद में आएगा तल, तल के बाद में आएगी ठोस आकृति, तो इसको शंकर को कंफ्यूज करने को लगा है, नहीं इतना तो समझ में आ रहा होगा ना, अरे भाई। अगला है क्षैतिज के समांतर ऊर्ध्वाधर तल से झुका हुआ, हाँ ये देखो काम होता है सीन शुरू यहाँ से छोटा बड़ा यहाँ भी गड़बड़ हो सकता है, नीचे लिखा हुआ देख लेना। अब देखो क्या कहा, क्षैतिज तल के समांतर, समांतर है नहीं है, ठीक है, ऊर्ध्वाधर तल से झुका हुआ, ये लो ये झुक गया, क्षैतिज का क्या है समांतर है, ठीक है। अच्छा ये इसके दोनों के समांतर होता है, लंबाई क्या होती है बराबर, फ्रंट व्यू पूरा दिखता नहीं दिखता, और जैसे मैं झुकाऊंगा फ्रंट व्यू की लंबाई क्या होगी घटेगी, और ऐसे 90 डिग्री पर करके फ्रंट व्यू की लंबाई क्या होगी डॉट, और ऐसा करूंगा लंबाई बढ़ेगी, लंबाई बढ़कर भी वास्तविक लंबाई से ज्यादा हो रही है क्या, नहीं, और ये पूरा समांतर होगा तो वास्तविक लंबाई। तो बताओ ऊर्ध्वाधर तल से झुका हुआ है तो फ्रंट व्यू क्या होगा, जिसकी लंबाई वास्तविक लंबाई से कम है, लेकिन टॉप व्यू में लंबाई क्या है पूरी। अब ये देखो, अब ये सही है नीचे कर लेना, फ्रंट व्यू वास्तविक आकार से छोटा और एक्स वाई के समांतर है, टॉप व्यू क्या होगा वास्तविक लंबाई का प्राप्त होकर झुका हुआ। टॉप व्यू कैसे है ना भाई, ऊपर से देखोगे तो झुका दिखेगा नहीं दिखेगा, दिखेगा, और फ्रंट व्यू क्या दिखेगा समांतर है, सीधा है, तो फ्रंट व्यू क्या है छोटा और ये क्या लंबाई है वास्तविक। बताओ समझ में आई नहीं आई, एक बार नहीं दो बार कर लेंगे, लेकिन किस किस को नहीं हाथ खड़े करो भाई, भोजनों को नहीं, आप हिम्मत की है तो तुम्हें भी हिम्मत कर लेनी चाहिए थी। देखो ये हमारे पास क्या एचपी के समांतर और ये ऐसे लंबवत वीपी के समांतर, एचपी के समांतर है तो हमारे पास सीधी, आप सामने से देखोगे सीधी लाइन बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, अभी लाइन क्या है सीधी है, अभी लाइन क्या सीधी है, लाइन सीधी है, अब उनकी आ गई डॉट, लेकिन लाइन मुड़ी थोड़ी थी, मुड़ क्या रही है टॉप व्यू, टॉप व्यू अभी क्या है सीधा, अब टॉप व्यू क्या होगा तिरछा, अब टॉप व्यू क्या होगा तिरछा, बात ये तो क्लियर हो गई, ठीक है। अब अपने पास केस क्या है कि एचपी के तो क्या है समांतर और वीपी के क्या है नत तल झुका हुआ, तो एचपी के समांतर ही, समांतर भी समांतर है, ये वीपी से झुक गया, ठीक है। अब बताओ फ्रंट व्यू क्या दिखेगा, तो आपके कैसे दिखेगी लाइन ही, लेकिन लाइन बड़ी दिख रही है छोटी दिख रही है, छोटी कैसे पता चलेगा, देखो आपके तो यदि झुकी हुई नहीं होती लाइन पूरी दिखती नहीं दिखती, और यदि झुकी हुई है तो लाइन होती छोटी 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 डॉट, बड़ी 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 होती है डॉट होता नहीं, बराबर से छोटी छोटी डॉट डॉट, अब बढ़ोगे 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 बड़ी बड़ी यहाँ पर पूरी आई, तो इसका मतलब झुकी हुई है तो क्या होगी छोटी। अब देखो सही है नहीं है, रटना नहीं है, केस तो समझना है, इसलिए मैंने पहले इतना लिखाया था, सही है ना। मैंने तो पिछली बार वाली गड़बड़ होगा, अब की बार वाली हमारी टीम ने सीख कर दी होगा, होता पिछली बार आपने पढ़ा ना उसमें देखना गड़बड़ था, यहाँ भी आगे आ जाएगा, अच्छा आप तो आज वाली है कोई बात नहीं, तो आपकी लगी होगी, ऐसी टीम बहुत ध्यान रखती है, क्या बाकी है। अगला क्या है, क्षैतिज तल से झुकी हुई वीपी के समांतर, ये वीपी है, वीपी के समांतर है, ठीक है, ये भी तो वीपी के समांतर है, ये भी वीपी के क्या है समांतर, ये भी वीपी के समांतर, ये भी वीपी के समांतर है कि नहीं है समांतर। अब देखो समांतर है तो बताओ ये वीपी के समांतर लाइन क्या दिख रही है आपको, सामने से फ्रंट व्यू में लाइन पूरी दिख रही है, अभी भी पूरी दिख रही है, देखो ऐसा कर दिया तो भी पूरी दिख रही है, ऐसा करना पूरी दिख रही है, इसका मतलब फ्रंट व्यू में लाइन क्या दिखेगी वास्तविक लंबाई, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब देखो यहां से टॉप व्यू देखोगे लाइन क्या दिखेगी पूरी, अब जैसे जैसे झुकाऊंगा लंबाई क्या होगी घट रही है, और ऐसे झुकाऊंगा घट रही पूरी झुका के क्या बनेगा डॉट, तो इसका मतलब है टॉप व्यू क्या बनेगा छोटा, आप पेन से चेक कर लेने से कि भाई हमारे पास ये तो हमारे पास टॉप व्यू है, ऐसे देखो टॉप व्यू क्या बनेगा छोटा 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 क्या बनेगा डॉट, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया, या लंबाई क्या है वास्तविक, अब ये लिखा है क्या फ्रंट व्यू वास्तविक लंबाई का, ठीक है सही बात है, नेक्स्ट पे से झुका हुआ है, जबकि टॉप व्यू वास्तविक लंबाई से छोटा व समांतर बनता है, ये सही है नहीं है, आगे समझ में आपको आया नहीं है, रात रात बड़ा को तो इधर चित्रा मड़ा ने, ठीक है। अगला भाई ध्यान रखना पड़ता है ना, हमारे 4-5 दिनों का ध्यान रखना विशेष रूप से, क्यों शंकर तेरा आ रहा नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा बता देना कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये रटा हुआ नहीं जाएगा, रटा हो जाएगा क्या समझा जाएगा, ठीक है। रेखा क्षैतिज तल से भी झुकी है, ऊर्ध्वाधर तल से भी झुकी है, तो इसका मतलब है ये तो देखो इसके दोनों के समांतर है, ऐसे झुकाया तो किससे झुकी एचपी से, ऐसे झुकाया तो ये वीपी से एचपी से दोनों से झुकी, झुकी ना भाई, एचपी से भी झुकी हुई वीपी से भी क्या हुई झुकी, और दोनों में हमारे पास क्या जाएगी भाई, अब हमारे पास लंबाई क्या आएगी वास्तविक लंबाई आएगी क्या, हाँ झुका हुआ है इसमें भाग है तो वास्तविक लंबाई से क्या आएगी कमी आएगी, केवल यदि मान लो एचपी के साथ झुका हुआ है तो आपके है ना फ्रंट व्यू पूरा है, टॉप व्यू तो छोटा ही हो रहा है, इससे झुका हुआ है, इससे झुका हुआ तो फ्रंट व्यू छोटा हो रहा है, तो इधर से फ्रंट व्यू छोटा हुआ, इधर से टॉप व्यू छोटा हुआ, कुल मिलाकर देखोगे दोनों बाकी रहेगा छोटा रहेगा, या वास्तविक लंबाई से छोटे, दोनों क्या होगा वास्तविक लंबाई से छोटे। आपने एक झुका हुआ देख लो पहले, एक समांतर देख लो, एक के समांतर, किसके समांतर एचपी के, तो अब बताओ फ्रंट व्यू क्या पूरा है नहीं है, टॉप व्यू क्या हो रहा है छोटा, ठीक है। और अब देखो हमारे पास ये वीपी के क्या है समांतर, अब देखो फ्रंट व्यू क्या हो रहा है छोटा, यानी कि झुकाने पर आपके पास छोटा बन रहा है, और अब इन दोनों में झुकाओगे तो दोनों में क्या बन जाएगा छोटा, तो हमारे पास क्या बनेगा भाई वास्तविक लंबाई से छोटे प्राप्त होंगे, क्लियर, और झुका हुआ है तो झुका हुआ ही प्राप्त होगा। अब आ गया प्रिज्म, इसमें कुछ नहीं, बहुत आसान, इसका भी काम पूरा हुआ, और सारे जुगाड़ करना पड़ेगा। प्रिज्म के बारे में क्या है पहले समझ लेना चाहिए, प्रिज्म होता क्या है, नीचे त्रिभुज है ऊपर भी त्रिभुज, नीचे चतुर्भुज ऊपर भी चतुर्भुज, नीचे पंचभुज ऊपर भी पंचभुज, नीचे षटभुज ऊपर भी षटभुज। टॉप व्यू कैसा दिखेगा, जो त्रिभुज है तो त्रिभुज दिखेगा, चतुर्भुज है तो चतुर्भुज दिखेगा, पंचभुज है तो पंचभुज दिखेगा। फ्रंट व्यू क्या दिखेगा हमेशा आयत, फ्रंट हमेशा आयत बनेगा, देखो जैसे पानी बोतल बेलना का है, अब इसमें क्या होगा हमेशा क्या बनेगा आयत, दोनों किनारे से टकरा जाएगा, ऊपर वाला भाग से नीचे वाला भाग से टकरा जाएगा, तो पूरे हमेशा क्या बनेगा आयत, तो हमेशा क्या बनेगा आयत, बस यही ये कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। प्रिज्म तो कैसे हो,
अब आपके पास अंदर की भुजा बताएगी कि आपके पास कौन सा है, कितने भुजा वाला है, क्या मामला है। ये है तो एक लाइन है, बीच में त्रिभुज है और वर्ग होता तो सीधा बना सकते हो, तो आपके पास पूरा पूरा आ गया। पंचभुज में देखो एक बीच वाली छुपी लाइन, दो साइड वाली लाइन पंचभुज हो गई, और षटभुज हो जाएगी तो एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर आएगी। तो ऐसे हमारे पास सारा भाग बनेगा। अगला पिरामिड। पिरामिड में कंफ्यूजन नहीं है, नीचे त्रिभुज ऊपर एक बिंदु, नीचे चतुर्भुज ऊपर एक बिंदु, नीचे पंचभुज ऊपर एक बिंदु, नीचे षटभुज ऊपर एक बिंदु, ऊपर एक बिंदु है और नीचे त्रिभुज है, तो सामने क्या दे रहा है त्रिभुज, और नीचे ऊपर एक बिंदु है, नीचे चतुर्भुज है तो भी क्या बनेगा त्रिभुज, क्योंकि लाइन तो तिरछी आके मिलेगी। नीचे पंचभुज है और ऊपर एक बिंदु, तो लाइन तिरछी आके मिलेगी, क्या बनेगा त्रिभुज। और शंकु क्या नीचे सर्कल है और सामने ऊपर क्या बिंदु है, तो भी क्या बनेगा त्रिभुज। फ्रंट में क्या बनेगा त्रिभुज, टॉप व्यू क्या बनेगा, शंकु में बनेगा सर्कल, और त्रिभुज वाला पिरामिड होगा त्रिभुज बनेगा, चतुर्भुज वाला होगा चतुर्भुज। बस ये क्या है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं। शंकु का आप जानते हैं, बेलन का आप जानते हैं, और इसका तो जानना ही है, क्या है, सारे बराबर होते हैं। घन है, घन में तो एक व्यू से पूरा दृश्य दिख जाता है, जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई उतनी ऊंचाई, ठीक है। और जो सीमेंट जैसे बेलन में कम से कम कितने दृश्य चाहिए, 2, शंकु में कम से कम कितने दृश्य चाहिए, 2, ठीक है ना। बाकी सामान्य 3 भी 3 से अधिक दृश्य काम आते हैं। अब ये हमारे पास अलग अलग भाग है, लंबकोणीय प्रक्षेप के उदाहरण के रूप में ये हमारे पास है। ये जो आपको एंगल दिया हुआ है, तीर का निशान, ये कह रहा फ्रंट व्यू है। नहीं तो आपको कैसे पता चले फ्रंट इधर किधर है? ये साइको में नहीं आता है, नहीं आता है। आपने पूरा नहीं पढ़ा साइको। साइको मुझे पता है, साइको में 70 प्रकार के टेस्ट होते हैं, उसमें ऐसा कोई टेस्ट नहीं होता है। अरे डिब्बे ऐसे नहीं गिनवाए, वो हिडन क्यूब था, उसमें लाइनें कटी होती थी, ऐसे लाइनें कटी जाती थी, उसमें गिनने होते थे डब्बे, उसमें उसका टेस्ट का नाम है हिडन क्यूब। वो कहता है कि इसमें छुपे हुए क्यूब कितने हैं, तो दिख रहा है, तो दिख रहा है, छुपे हुए ढूंढने थे, वो है हिडन क्यूब, ठीक है। क्या हुआ, क्या हुआ, कौन हंस रहा है, किसकी हिम्मत है। तो देखो ऊपर से देखोगे क्या बनेगा भाई, आयत। सामने से देखोगे ये फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में केवल इतना ही बनेगा, नहीं बनेगा ये फ्रंट व्यू, ऊपर से बनाओगे टॉप व्यू आयत। अच्छा सामने से देखोगे इधर से ये साइड व्यू, साइड व्यू में भी पूरा बना, पूरा दिखेगा भाई, वो भी क्या बना आयत। अब ये देखो फ्रंट व्यू में लाइन कटी ना, तो ये लाइन इधर आगे जाके मिली, ये लाइन आगे जाके मिली, तो हमने क्या बनाया, इधर भी एक डेश वाली लाइन, इधर भी डेश वाली लाइन, समझ गए। ये कौन सा एंगल है, फर्स्ट एंगल। लेकिन थर्ड एंगल अलग कहता है, थर्ड एंगल कहता है यहां जो है यहां से निकालो इधर ऐसा, और फर्स्ट एंगल कहता है यहां जो है सामने जाके बना दो, यहां जो है सामने जाके बना दो, और थर्ड एंगल कहता है यहां से है तो यहां से निकालो, तो जिधर उधर बनेगा नहीं बनेगा। और बस मोटी बात है, तो आपको ये ध्यान रखना, फ्रंट व्यू इसमें कहां होता है भाई, ऊपर, टॉप व्यू कहां है नीचे, इसमें टॉप व्यू कहां है ऊपर, फ्रंट व्यू कहां है नीचे, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट इसमें लेफ्ट वाला क्या हो जाएगा राइट में। भाई इधर लेफ्ट वाला देख रहे हो लेकिन बनेगा राइट में, इधर लेफ्ट वाला देख रहे हो बनेगा लेफ्ट में, और क्या अंदर क्या है, और कुछ नहीं है, फर्स्ट एंगल थर्ड एंगल सेम है। चलो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अब ऊपर से देखोगे क्या बनेगा, एक ही आयत, पास में छोटा आयत नहीं है, ठीक है, ये टॉप व्यू है तो एक आयत एक छोटा आयत। सामने से देखोगे पूरा एक आयत दिखेगा, ये छोटा वाला तो छुप जाएगा, टॉर्च से लाइट डालोगे ये तो क्या, इसका मतलब नहीं, बड़ा बड़ा भाग दिखेगा, तो बड़ा बड़ा भाग ही दिखेगा, ठीक है। और साइड में से देखोगे तो ये आधा तक, तो ये पूरा पूरा रहेगा, आधा तक दिखेगा, और ये आधा पर क्या हो जाएगा खत्म, तो ये आधा तक खत्म हो जाएगा। ये इतना ही बनेगा भाग, ये बनेगा नहीं बनेगा। फिर इन लाइनों को मिला के हमारे पास पता चला कि किस प्रकार का भाग बना हुआ है। इसी प्रकार हमारे पास ये भाग है। आपको जो भाग समझ नहीं आया वो पूछ लो, कौन सा समझ नहीं आ रहा है, आपको देख के पूछेगा बताओ इसमें कौन सा टॉप व्यू है, आपको बनाना थोड़ी ना है, आपको बना के देगा बताओ इनमें से कौन सा टॉप व्यू है, बताओ इनमें से कौन सा फ्रंट व्यू है, और 4 ऑप्शन देगा, तो यदि चारों में से 4 टॉप व्यू देगा तो थोड़ी थोड़ी गलती देगा, आपको पता करना है। और तो क्या पूछेगा, वो छोड़ो, थर्ड एंगल छोड़ो, फर्स्ट एंगल पूरा हो गया, नहीं हुआ, हो गया चारों में। थर्ड एंगल कुछ नहीं करना है, थर्ड एंगल क्या करना, फ्रंट को फ्रंट बना दो, टॉप को टॉप बना दो, केवल काम क्या, थर्ड एंगल टॉप ऊपर आएगा, फ्रंट आएगा नीचे, और जिधर साइड से देखा उधर साइड बना दो। और थर्ड में करना क्या है, जो फर्स्ट में बनेगा वो थर्ड में बनेगा, बस। नहीं इनमें से कोई बन नहीं रहा, फर्स्ट एंगल नहीं बना, थर्ड एंगल में तो लोती लगना है। वो छोड़ो, वो बता देंगे, आप तो केवल इतना बताओ कि फर्स्ट एंगल बना नहीं बना, थर्ड एंगल में बना दूंगा। चारों में से किसी एक में भी फर्स्ट एंगल दिखा तो बता दो, इसका ऊपर वाले का नीचे वाले का, तुझे नीचे वाले चाहिए और तुझे ऊपर वाले चाहिए, तो ऊपर वाले समझा दे, नीचे वाले समझा दे, दोनों काम हो जाएगा। ऊपर वाले में आप ऊपर से देखोगे इतना सा खांचा कटा हुआ होगा, बाकी पूरा आयत बनेगा नहीं बनेगा, बस ये टॉप व्यू है, देखो पूरा आयत बना नहीं बना, केवल इतना सा खांचा कटा हुआ, बाकी पूरा का पूरा क्या बना आयत। ऊपर से ये दिखेगा, भले ये बीच में से कहीं भी काटो, ये नहीं काटता पूरा जुड़ा रहता तो भी आयत बनता, ठीक है। अब हमारे पास फ्रंट व्यू काम बनेगा इधर से, ये कह रहा ना भाई, ये क्या फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू में क्या होगा भाई, इधर से आप देखोगे बाकी पूरा आयत, यदि लाइन मिली होती पूरा आयत होता नहीं होता, आयत के अंदर ये कितना सा खांचा कटा होगा, बाकी ये पूरा भाग हमारे पास क्या बनेगा, एक साथ आयत देख रही है। आप ऐसे टॉर्च से लाइट डालोगे और इस प्रकार की आकृति है तो सामने पूरी लाइट जाएगी, केवल इस खांचे में प्रकाश जाएगा, बाकी क्या देगा अंधेरा, जो अंधेरा होगा वो व्यू है नहीं है, ये फ्रंट व्यू हो गया। रोटेट तो छोड़ने तो पहले बाउंड्री देख, रोटेट बाद में आएगा, पहले बाउंड्री देखो ना, बाउंड्री समझ आएगी, रोटेट तो समझ आ जाएगा। जब तक आपको बार-बार बाउंड्री समझ नहीं आएगी तो बाकी दिक्कत है ना। आप देखो एक किसी मान लो कोई वस्तु रखा, मैंने मोबाइल ऐसे रखा और टॉर्च से लाइट डाली, अब ये थोड़ी पता चला मोबाइल है, तो ये पता चला आयत बना, क्या बना आयत। अब मेरे पास मोबाइल है तो 3 कैमरा, तो उसमें जाके 3 कैमरा बना दूंगा, यही मामला है नहीं, तो पता चल जाएगा अच्छा ये तो मोबाइल है, और तब तक उससे पहले क्या दिखेगा आयत, बाउंड्री समझ आई नहीं, मेरे बाउंड्री समझनी है, बाउंड्री समझने बाद समझ लेंगे। साइड व्यू काम बनाना इधर से, इधर तो पूरा का पूरा आयत बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। आप देखो यहां पर ये आयत पूरा बना, यहां पर ये पूरा बना, यहां पर ये भाग बना। पहली बात हमारा ये था कि ये थोड़ा सा छोटा बना दी, थोड़ा उधर किसका जैसे ही करना था इसको, ये दोनों क्या होते हैं बराबर बराबर होते हैं ना, ठीक है। अब देखो हमारे पास बात कि कहां कहां क्या क्या भाग कटा हुआ है। अब ये भाग तो हमारे पास पूर्णतः खांचा है नीचे, तो ये पूर्णतः खांचा है, ठीक है ओके। अब इस खांचे के ऊपर देखो ये भाग ना कटा हुआ है कि नहीं, ये तो ये कटा हुआ भाग को क्या बनाया इन्होंने, डॉट, ठीक है। अच्छा अब देखो ये भाग हमारे पास नीचे की तरफ है, ये भाग कहां ऊपर है, किधर से आया भाई साइड से, तो ये देखो ये ऊपर वाला भाग है जो ऊपर तक बना हुआ है, ये ऊपर तक बना हुआ है कि नहीं है, और ये कहां तक बना हुआ है नीचे तक, और बीच वाला भाग पूरा ऊपर है, ये पूरा ऊपर है, ये ऐसे बना हुआ नहीं है, तो ये साइड में तो केवल इतना ही दिखा भाई, साइड ये देखो ये बीच वाला भाग है और पूरा आयत है जो एकदम पूरा आकृति है, और ये कटा हुआ भाग ऐसा है कि नहीं है, तो ऐसा कैसा कटा हुआ है, जो कटा हुआ की लाइन है ये लाइन, ये डॉट डॉट आ गई, तो लाइन इसी को मिलानी होती है, तो ये लाइन ही मिलानी होती है सारी जगह, तो किधर वाले में मिलाओ,
टॉप व्यू में बीच वाली लाइन आ जाएगी पूरी, और इधर वाली लाइन है तो इधर से बराबर आ रही है, तो लाइन बराबर पूरी रूप से मिली हुई है, कोई सा भी भाग देख लो। और यही बात है चौथे में हमारे पास क्या होगा, फ्रंट व्यू होगा, इधर से तीर के निशान से फ्रंट व्यू में क्या बनाना है, एक बाकी पूरा क्या बनेगा, आयत। ये छिद्र है तो यहां से प्रकाश गमन करेगा, बाकी जगह से प्रकाश आर पार जाएगा क्या, नहीं, तो आयत बनेगा, केवल हमारे पास क्या बनेगा, नीचे वाला सर्कल। टॉप व्यू बनेगा पूरा क्या बनेगा, आयत। और यदि साइड व्यू बनाएंगे तो ये तिरछी लाइन है कि नहीं है, तो इधर भी तिरछा जाएगा, देख लो। और क्या लॉजिक लगाना है, ये लॉजिक लगाना है, कौन सी, ये इसकी, ये दोनों के दोनों पे भाग कटे ना, कौन सी है, ये गोले की, अच्छा ये डॉट वाली, ये गोले की, ये आर पार है ना, इसका मतलब गोला क्या है, आर पार है, ये आर पार है ना, तो आर पार गोले के इस बिंदु की लाइन, वो लाइन छोटी डॉट वाली लाइन कभी कोई कंफ्यूज नहीं करती है, कंफ्यूज करती है बार-बार बाउंड्री, छोटी लाइन तो मिल जाएगी आपको। अब होता है दृश्य, दृश्य यानी व्यू। प्रेक्षक विधि द्वारा तल पर प्राप्त आकृति को हम क्या कहते हैं, दृश्य कहते हैं, ठीक है। किसी वस्तु में 6 प्रकार के दृश्य देखे जा सकते हैं। 6 प्रकार के कौन से होते हैं, बॉक्स में कितने थे, 6 थे, टॉप फ्रंट, टॉप आएगा, बॉटम आएगा, फ्रंट आएगा, रियर आएगा, लेफ्ट साइड आएगा, राइट साइड आएगा, 6 व्यू होते हैं। तो हमारे पास टोटल कितने व्यू होते हैं, 6 व्यू होते हैं अधिकतम। लेकिन यदि मान लो फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू से पूर्णतः स्पष्ट हो जाती है, लेकिन कुछ जगह पर जहां तिरछा कटा हुआ है वहां अतिरिक्त एंगल भी बना सकते हैं व्यू, अतिरिक्त बना के टोटल व्यू कितने हो सकते हैं, अनंत। आप किसी भी 5 डिग्री पर कोई झुका के भी बना सकते हो, 10 डिग्री पर झुका भी बना सकते हो, तो टोटल व्यू कितने बनेंगे, अनंत। और 90 डिग्री से व्यू देखा कितने बनेंगे, टोटल 6। आकृति स्पष्ट किसमें हो जाती है, 3 में, और जो बेलन है, शंकु है, घना है, उसकी कितनी हो जाती है, 2 में, घन की किसमें हो जाती है, 1 में। लेकिन 1 में कैसे पता चलेगा घन है, 2 होगा तो हमें पता चलेगा घन है, क्योंकि इसमें भी लंबाई बड़ी चौड़ी बराबर, उनसे बराबर है। तीसरी भुजा तो दिखनी तो चाहिए ना, तो किसी में भी कम से कम कितने व्यू चाहिए, 2। केवल एक ही बने, पता कैसे चलेगा कि उनसे है क्या, टॉप व्यू है मतलब लंबाई और चौड़ाई है, केवल एक फ्रंट व्यू और टॉप व्यू सब बराबर आ गया तो हम कहेंगे ये घन है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू बराबर नहीं आया तो हम कहेंगे घनाभ है। पता चलेगा नहीं चलेगा, तो कम से कम कितने व्यू चाहिए, 2। और इस प्रकार से व्यू टोटल कितना होता है, 3। फ्रंट व्यू आप जानते हैं, टॉप व्यू आप जानते हैं, बॉटम व्यू नीचे वाला व्यू है, नीचे से देखा गया व्यू बॉटम व्यू है, लेफ्ट साइड से देखा गया, राइट साइड से, रियर व्यू पीछे से देखा गया व्यू क्या कहलाएगा, रियर व्यू। ये बनता है हमारे पास फ्रंट व्यू फ्रंट में, ऊपर से देखोगे टॉप व्यू नीचे, नीचे से देखो बॉटम व्यू ऊपर, और हमारे पास लेफ्ट से देखोगे तो राइट की तरफ लेफ्ट चला जाएगा, लेफ्ट की तरफ क्या जाएगा, राइट, और एक तरफ इधर बनाओ तो उधर बनाओ, किधर बनाओ तो रियर व्यू, ये व्यू हो जाते हैं। और ये लो व्यू बना दिया इसने कहा, ये फ्रंट है, ये टॉप है, ये बॉटम, ये लेफ्ट है, ये राइट है, और ये क्या है, रियर और बैक व्यू, चाहे इधर बनाओ चाहे उधर बनाओ। ओके, बताओ प्रोजेक्शन और व्यू में कोई दिक्कत है तो है, नहीं है दिक्कत, तो इसके सवाल करेंगे तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए, है। क्या हो गया, है कंप्लीट हुआ। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन एंड व्यू है, तो आप में से कोई ये मत कहना व्यू हमें नहीं पढ़ाया, क्योंकि चैप्टर का नाम तो प्रोजेक्शन लिखते हैं टीम वाले, और आप सिलेबस देखते तो प्रोजेक्शन व्यू होता है, तो प्रोजेक्शन में तो व्यू होता है, व्यू अलग से कहां आएगा, तो ये मामला ठीक है। अब हमारे पास एक प्रेक्षक तो बाकी रह गया, चित्र है, चित्र प्रेक्षक नहीं पढ़ा ना, चित्र प्रेक्षक पढ़ेंगे आगे है, उसके बाद में 2-3 स्लाइड उसके पीछे भी बनी हुई है, बस इलम कौन है क्या, ये तो उसका ये 6 व्यू देखा लो, कोई भी किसी का, ए साइड, बी साइड, सी साइड, डी साइड, ई साइड से कैसे व्यू बनेंगे। इधर फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बना दिया, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन बनाया, तो ऊपर से देखोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, टॉप व्यू, ठीक है ना, तो टॉप व्यू किस में बनेगा, बी से बनेगा, और ई से क्या बनेगा, बॉटम व्यू, बॉटम व्यू में क्या बनेगा, आयत, टॉप व्यू में भी क्या बनेगा, आयत। और ये जो है ना फ्रंट व्यू, ए में हमारे पास क्या होगा, इधर आयत है लेकिन इधर छोटा सा भाग और भी है, तो वो भी और बना दिया, ठीक है। और हमारे पास साइड व्यू होगा तो इसमें तिरछा कटा हुआ है, तो किसमें आएगा भाई, साइड में आएगा, लेफ्ट और राइट साइड में। रियर व्यू और टॉप व्यू सेम है, केवल उल्टी डायरेक्शन होती है, बाकी सब कुछ नहीं, सीधा सीधा व्यू है। करते में दाएं पास दर्शक फ्रंट व्यू के दाईं तरफ, बाएं बता दिया हमने, पूरा डब्बा काटा उसके चक्कर में, लेफ्ट राइट का सर्कल। और सेक्शनल व्यू होता है, ये हमारे पास इसके जस्ट आगे बढ़ाएगा, हाफ सेक्शनल फुल सेक्शन वाला, तो एक मिनट इसका थोड़ा नहीं, ये इसका नहीं है। अब हम देखते हैं चित्र प्रेक्षक का भाग है, अब हमारे बाकी रह गया कौन सा प्रेक्षक, चित्रीय, यहाँ था, हम यहाँ थे। 5 मिनट का ब्रेक दे देते हैं, भले लिखना विखना कुछ है नहीं इसमें तो वैसे भी, लेकिन ब्रेक दे देते हैं ताकि आपको समझ आ जाएगा चित्रीय है। ऐसे ही धूल उड़ी 2.5 घंटे समझ में नहीं आया, हाँ ऐसे ब्रेक से कोई हवा में नहीं जा रहा किसी के, इधर आप 5 मिनट का ब्रेक ही है, बंद मत करना, चालू रहना, रिकॉर्डिंग बंद करके रिकॉर्डिंग चालू कर दो।
हाँ भाई, इसमें क्या सेल नहीं है? डिसर्ज है, सेल तो है। जल्दी लेकर जल्दी लो भाई, फटाफट से। हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे चित्र प्रक्षेप, है ना? तो चित्र प्रक्षेप हमारे पास क्या होता है, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों एक साथ दिख जाए एक ही चित्र में, उसे क्या कहेंगे? चित्र प्रक्षेप। चित्र प्रक्षेप होंगे तीन प्रकार के, जिनमें हमारे परीक्षा में सवाल पूछे जाएंगे ये तीन के, आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक। इनमें भी आपने यदि इंजीनियरिंग कॉलेज में कोई बनाया है तो वो बनाया आइसोमेट्रिक है, बाकी बनाने की आवश्यकता पड़ती नहीं है। तो हमारे पास ये जो आइसोमेट्रिक, डायमेट्रिक, ट्राइमेट्रिक, ये अक्ष परिमाण है, यानी इसमें अक्ष की लंबाई क्या है? परिमाण के हिसाब से बराबर ली जाती है। दूसरा त्रिक प्रक्षेप। त्रिक प्रक्षेप यानी जो तीसरा बना ओब्लिक है, इसमें क्या होगा? एक तो हमारे पास क्षैतिज है, वो सीधी रेखा होगी, जैसे लंबाई है, ऊंचाई है वो सीधी होगी, तो चौड़ाई है वो क्या होगी? तिरछी। तिरछी केवल एक ही होगी। दो तो हमारे पास क्या होगी? क्षैतिज और लंबवत। तीसरी क्या होगी? तिरछी। वो त्रिक प्रक्षेप है। संदर्भ रेखा क्या होती है कि जैसे मैं ना कोई इधर उधर कोई गड़बड़ करता लड़ाई करता हुआ मिलेगा तो मैं कहूंगा भाई सीसीटीवी कैमरा चेक करो, कैमरा चेक करेंगे तो जैसे मान लो कैमरे का वीडियो देखोगे आपको पता चल जाएगा कैमरा इधर लगा हुआ है कि नहीं, या फिर कैमरा उधर लगा हुआ है, ऐसे पता चलता है ना। तो ये जो पता चलता है वो कहते हैं कि जितना भी ये पूरा चित्र बना इसका रेफरेंस पॉइंट क्या था, वो उसे कहते हैं रेफरेंस व्यू या संदर्भ व्यू कहते हैं। अब ये रेफरेंस पॉइंट कई चीजों में एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं, तो एक बिंदु, दो बिंदु, तीन बिंदु अलग अलग प्रकार के निर्माण किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चित्र प्रक्षेप में, जिसमें अक्ष परिमाण के हिसाब से देखते हैं, और अक्ष परिमाण को ही सबसे पहले समझना है। हमारे पास टोटल चित्र प्रक्षेप को देखा जाए तो चित्र प्रक्षेप का मतलब क्या होगा कि ड्राइंग में जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों को एक ही व्यू में दिख जाए उसे हम कहते हैं चित्रीय या पिक्चोरियल प्रक्षेप कहलाता है। कौन सी ड्राइंग हुई है? 3D। कौन सी ड्राइंग हुई? 3D। इसका प्रयोग केवल सर्वेक्षण वाले कार्यों में किया जाता है, कोई एनालिसिस करते हैं, सर्वेक्षण करते हैं तो उनमें इसका प्रयोग किया जाता है, सर्वे वाले काम में। अब ये हमारे पास पहला कौन सा देखना है? अक्ष परिमाण। अक्ष परिमाण हमारे पास कैसा होगा? जिसमें अक्ष की लंबाई क्या परिमाण के रूप में ली जाएगी, बराबर रूप से ली जाएगी। अक्ष परिमाण को कहते हैं एक्सोनोमेट्रिक प्रोजेक्शन। जब प्रोजेक्टर तल के लंबवत तथा एक दूसरे के समांतर हो, एक लंबवत होगा दूसरा समांतर होगा तो एक्सोनोमेट्रिक लगेगा, लेकिन इसको आप ऐसे समझो, पहला सम परिमाण है। सम परिमाण का मतलब है कि तो तीन तल है आपस में मिलेगा तो कितने डिग्री एंगल पर भाई? 120। जब सभी पर एंगल बराबर हो जाएगा तो ये क्या कहलाएगा? सम परिमाण। आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक में तीनों फेस तल एक साथ समान कोण बनाते हैं, और समान कोण बनाने के कारण हमारे पास इसके जो फेस बनेंगे वो आपस में क्या हो जाएंगे भाई? समांतर। अब ये फेस के क्या रहेगा? समांतर। और ये हमारे पास इसके क्या रहेगा? समांतर। और ये जो ये है इसके क्या रहेगा? समांतर। ये होता है सम परिमाण का। सम परिमाण का होता है ये तीनों एंगल कितने डिग्री के हो गए? 120 120। अब आप मुझे बताओ, ये भी 120 डिग्री का, ये भी 120, ये भी 120। अब यहां से देखा जाए तो ये हमारे पास लंब हो गया। लंब हो गया कितने डिग्री हो गए? 90। बताओ ये डिग्री कितने? 30। तो बताइए 37 तल के साथ कितने डिग्री का कोण बनेगा? 37 तल के साथ कितने डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री। यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो हमारे पास सम परिमाण किसे कहलाते हैं? जिसमें तीनों फेस तल क्या होंगे? समान कोण बनेंगे, और फेस के किनारे एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। और फेस के तल भी एक दूसरे के क्या होंगे? समांतर। इसके लिए यहां पर केंद्र पर कोण कितने डिग्री होंगे? बराबर बराबर होगा 120 के, वो सम परिमाण कहलाएगा। द्विसम डायमेट्रिक। डायमेट्रिक कहता है दो तल है तो एक समान होगा। ये तो आइसोमेट्रिक है, दो तल क्या हो गया? ये 105 है, ये भी कितना है? 105। कितना हो गया? 210। पीछे कितना बच गया? 150। यदि मान लो ये 115 होता है, ये भी कितना होता है? 115। टोटल कितना हो गया? 230। पीछे क्या बच गया? 130। तो बताओ कितने कोण समान है? दो। तो उसे हम क्या कहते हैं? डायमेट्रिक। अब यदि मान लो हमारे पास 105 है, ये कोण कितना डिग्री? 90। पीछे कितना बचा? 15। तो ये 15 डिग्री का बन गया। तो ये हमारे पास द्विसम परिमाण कहलाता है। दो फेस तल के साथ समान कोण बनाते हैं और एक फेस का क्या होता है? अलग। उसे क्या कहते हैं? डायमेट्रिक। ट्राइमेट्रिक उसे कहते हैं जिसमें तीनों कोण क्या है? अलग अलग। जिसमें तीनों कोण अलग अलग क्या कहलाएगा? ट्राइमेट्रिक। जिसमें दो कोण है जो समान है वो डायमेट्रिक, और जिसमें तीनों समान है वो आइसोमेट्रिक। अगला हमारे पास ओब्लिक है। ओब्लिक में कौन सा नाम बता? फर्स्ट वाला नाम क्या था? आइसोमेट्रिक, सम परिमाण अक्ष, जिसमें जैसे मान लो एक मैंने गना बना रहा हूं, चल रहा है। अब देखो यहां पर हमारे पास ये कोण, ये कोण, ये कोण, तीनों कोणों योग कितना होगा? 360। प्रत्येक कोण क्या होना चाहिए? बराबर। बताओ कितना होगा? 120। इसे क्या कहेंगे? सम परिमाण। अब यदि 120 का वो कोण है, ये तल है, तो बताओ यहां ये कोण कितना डिग्री? 90। बताओ ये कितना? 30। और हम कहते हैं कि ये लाइन इस लाइन के समांतर है, तो ये 30 है, तो ये भी कितना बनेगा? ये भी कितना बनेगा? सम परिमाण हो गया। और यदि केवल दो कोण बराबर होता है तो क्या कहलाता है? डायमेट्रिक। और तीन अलग अलग होता है तो ट्राइमेट्रिक। यदि याद है भाई, क्या कंफ्यूजन है? देख लो कोई कंफ्यूजन है तो फिर क्या मैंने कहा 115 कर दिया, दो तो बराबर करना पड़ेगा कोण। नहीं जरूरी नहीं है। नीचे वाला कौन सा है? ये 105 है तो ये कर दो 105, तो भी तो डायमेट्रिक निकलेगा। वो तो नीचे वाला कोण बराबर दिखाने लिख रहेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई भी दो कोण बराबर है वो डायमेट्रिक है, लेकिन आराम से कब बनेगा? जो ये वही ये बनाओगे, नीचे दोनों तरफ क्या होता है? कोण बराबर। कैलकुलेट नहीं करना पड़ती, इसलिए करता ही सही है। और ये ट्राइमेट्रिक है। सारा गणित से निकला हुआ है। फिजिक्स की उत्पत्ति किसे हुई? मैथ से। न्यूटन ने क्या लिखी थी? कैलकुलस किताब लिखी थी। कैलकुलस में पूरी कैलकुलेशन थी, न्यूटन को लिखी थी कैलकुलस। त्रिक प्रक्षेप। त्रिक प्रक्षेप क्या होती है? तिरछी। इस प्रकार के प्रक्षेप में वस्तु की तीन विमाओं में से एक विमा क्षैतिज के समांतर, दूसरी क्षैतिज के लंबवत, बस तीसरी भुजा क्या होगी? किसी कोण पर। कोण 45 और 30 डिग्री होगा। सामान्यतः कौन सा लेना है? कल एक सवाल के दोनों आ गया था, 45 भी था, 30 भी था, 60 भी था, तो क्या करना पड़ेगा? 45 सबसे अच्छा ये रहता है। त्रिक प्रक्षेप वस्तु के क्षैतिज के समांतर लंबवत वाली विमा वास्तविक लंबाई से क्या होती है? अधिक लंबाई की। जो हमारे पास समांतर वाली है और ये है, ये वास्तविक लंबाई से अधिक है, और ये वास्तविक लंबाई से अधिक है, तो जो तिरछी वाली जो होगी वो हमारे पास वास्तविक लंबाई के बराबर होगी, या वास्तविक लंबाई से क्या होगी? छोटी। ये हमारे पास देखो बड़ा डायग्राम है, ये देखो भाई, ये कह रहा है ये वास्तविक लंबाई की है, ये वास्तविक लंबाई की है, तो ये हमारे पास यहाँ तो बराबर होगी, यहाँ क्या होगी? छोटी। 30 डिग्री पर, 45 डिग्री पर, 60 डिग्री पर होती तो त्रिक तीनों में है, लेकिन सबसे अच्छी कौन सी रह जाएगी? 45। और इसमें क्या होता है? त्रिक किसे कहते हैं? एक तो लाइन क्या होगी? क्षैतिज, एक क्या होगा भाई? लंबवत, एक क्षैतिज, एक लंबवत, एक क्षैतिज, एक लंबवत, तीसरी भुजा वो क्या होगी? त्रिक, तिरछी है, और इसलिए त्रिक विमा कहते हैं। विमा की लंबाई के आधार पर प्रक्षेप तीन प्रकार से बांटे गए, केविलियर, कैबिनेट और केलियोग्राफी। पहला होता है केविलियर प्रक्षेप। केविलियर कितना डिग्री पर होता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री पर कौन सा स्केल कहलाता है? फुल स्केल। तो ये हमारे पास प्रक्षेप में 45 डिग्री कोण पर बनाया जाता है, केविलियर प्रक्षेप कहलाता है। और वस्तु की त्रिक विमा की लंबाई व प्रक्षेप की त्रिक विमा की लंबाई क्या होती है? बराबर बराबर होगी, तभी तो हमारे पास क्या कहलाएगा? फुल स्केल। और दूसरा हमारे पास क्या होगा भाई? कैबिनेट। कैबिनेट में कौन सी स्केल होती है? हाफ। और इसमें हमारे पास 30 अक्ष की लंबाई क्या होती है? आधी। उसे हम कौन सा प्रक्षेप कहते हैं? कैबिनेट। उसे हाफ स्केल वाला कौन सा प्रक्षेप होता है? कैबिनेट। फुल स्केल वाला कौन सा होता है? कैविलियर। और बाकी दो भुजा तो क्या होगी? क्षैतिज वाली क्षैतिज होगी, लंबवत वाली लंबवत होगी। तीसरी भुजा क्या होगी? तिरछी। यदि लंबाई बराबर है तो हमारे पास कौन सी स्केल है?
सॉरी लंबाई बराबर है तो कोसिस के लिए फुल, और लंबाई आधी है तो कोसिस के लिए हाफ। तो दो अक्षों से तीसरे लंबाई क्या होती है? आधी। और इन दोनों का मिला जुला रूप बनती है वो केलियोनोग्राफी बनाती है, केलियोनोग्राफिक प्रेक्षेप। केवलियर और कैबिनेट प्रेक्षेप में वस्तु का मुख्य फेस प्रेक्षेप तल के समांतर बनता है। कुछ मामलों में वस्तु को किसी कोण पर घुमाने पर तल ही केलियोनोग्राफी कहलाता है, क्योंकि कई बार बिना घुमाए उसमें क्या कटा हुआ भाग दिखाई नहीं देता है, तो उसको घुमाने पर ही तल दिखाई दे, तो ऐसे कोई भाग बेहतर से भी कटा हो सकता है, तो जिसको घुमाने पर तिरछा दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? केलियोनोग्राफी। केलियोनोग्राफी का प्रोजेक्शन का प्रयोग जहां भी किया जाता है, कोई ऐसी है जो सतह तिरछी कटी हुई है, तो एक तरफ से पूरी दिख नहीं रही है, सीधी से पूरी दिख नहीं रही है, तो वो तिरछी कटी हुई है, तो उसको कुछ एंगल से क्या करना पड़ेगा? घुमाना पड़ेगा, जितने एंगल से कटी हुई है, तो इसे हम कौन सा कहते हैं? क्लिनोग्राफी। और ये संदर्भ प्रेक्षेप है। ये कोई जैसे मान लो ये बनाया गया आपके पास एक घन का आकार का, तो ये एक इस बिंदु से और एक इस बिंदु, दोनों को रेफरेंस लेके लाइन मिले तभी बड़ा नहीं बड़ा, इसे कहते हैं 2 पॉइंट वाला। एक जगह से लाइन रेफरेंस ले तो क्या कहलाएगा? 1 पॉइंट। तीन जगह से रेफरेंस ले तो क्या कहलाएगा? 3 पॉइंट। इसे कहते हैं संदर्भ बिंदु। और कोई भी चीज संदर्भ बिंदु के रेफरेंस से ही बनाई जाती है। अब इसमें एक होता है समांतर, वो एक बिंदु से होता है, कोण होता है 2 बिंदु से, त्रिक होता है 3 बिंदु से। इसमें वो तीनों का डायग्राम है नहीं, बाकी डायग्राम ऐसे होता है, कई बार आप देखते हैं ना, जैसे वो ड्राइंग बनी हुई है तो इसमें एक गली जा रही है अंदर और साइड में मकान है, मकान के भी फेस दिखते नहीं दिखते, जिसे होता है कि गली में इस तरफ से एंटर करे तो गली इस प्रकार, आगे जाते जाते गली क्या होती है? छोटी छोटी होती है ना, इससे पता चलता है कौन से रेफरेंस पॉइंट से ड्राइंग बनी गई है। और कई बार आप देखते हो ड्राइंग ऐसे बनाता है कि मकान में ड्राइंग बनाने वाला इधर भी आपको मकान का दरवाजा दिखता है, इधर भी दिखता है, तो आप सोचते भी हो कि गली में कोई आदमी खड़ा होगा तिरछा, तो या तो इधर वाला दरवाजा दिखेंगे या इधर वाला दिखेंगे, दोनों दरवाजे कैसे दिखेंगे? इसका मतलब रेफरेंस पॉइंट के लिए 2, तो उसे हम कहते हैं रेफरेंस बिंदु। इसके लिए इसमें कोई सवाल पूछता नहीं है, सवाल पूछता है लाइन कौन सी रेखा होती है? प्रेक्षेप रेखा। प्रेक्षेप रेखा मिलकर क्या बनाती है? संदर्भ प्रेक्षेप। ठीक है, अब इसमें एक सवाल है जो बहुत पूछा जाता है, वो है ये होता है आइसोमेट्रिक का। आइसोमेट्रिक में सममितीय लंबाई यदि √2 है और वास्तविक लंबाई कितनी होती है? √3। सवाल यह पूछा जाता है सममितीय लंबाई और वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होगा? तो आप क्या कहेंगे? √2 अनुपात ये होगा भाई, √2 अनुपात क्या होगा? √3। और यदि मान लो इसमें भाग दोगे कितना? 0.816 है ना, 0.816 गुणाएगा, यानी कि ये यदि 0.816 है तो ये कितना हो जाएगा? 1। ये मल्टीपल आएगा। तो ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये सवाल भी पूछा हुआ है, ये है किसका? आइसोमेट्रिक का। आइसोमेट्रिक का। और हमारे पास समपरिमाणीय सममितीय प्रेक्षेप में सममितीय लंबाई तथा वास्तविक लंबाई का अनुपात क्या होता है? √2 अनुपात √3। और बाकी साइड व्यू अगर हमने देख लिया वास्तविक आकार के साथ, साइड सतह पर प्राप्त साइड व्यू कहलाता है, इसे पार्शियल व्यू कहते हैं, ये तुमने व्यू में देखा ना, उसमें जो हमने पढ़ा वही सारा भाग है। आइसोमेट्रिक जब किसी वस्तु का प्रेक्षेप इस प्रकार बनाया जाए कि सभी तीनों अक्ष प्रेक्षेप की सतह से समान कोण बनाए, इस प्रकार का व्यू क्या कहलाएगा? आइसोमेट्रिक। हम ड्राइंग शीट में आइसोमेट्रिक ही बनाते थे। और सेक्शन व्यू होते हैं 2 प्रकार, हमने देखा ना, फुल सेक्शन, एक हाफ सेक्शन। पूरी लंबाई फुल है, आधी लंबाई वाला क्या हो गया? हाफ। ये ड्राइंग होगी पूरी, इसी के साथ पूरी ड्राइंग कंप्लीट होगी। है ड्राइंग पूरी होगी भाई। देखो कि कल नहीं परसों हम YouTube पर इसके सवाल करेंगे, शाम के टाइम में, सुबह के टाइम जब भी शेड्यूल आ जाएगा, और एक ही क्लास में पूरे सवाल कर लेंगे, पूरे प्रोजेक्शन के सवाल शायद इसके ज्यादा है, नहीं तो 2 वीडियो लगेंगे, 2 लगेंगे, नहीं तो कोशिश करेंगे एक से करा दे। और इसी के साथ ये भाग क्या हो जाएगा? पूरा कंप्लीट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। इसमें हमारे पास फिर कुछ भी बाकी नहीं है। हो ही नहीं, अभी तो चली रही है। कौन सी शाम को? आज शाम को नहीं होगी। ये तो मैंने कहा ना, आज सुबह बुलाया क्यों था आपको?